चलिए शुरू करते हैं फिर आज आई दृष्टि का यह पहला वीडियो। और यहां से क्या होगा, हम नेशनल न्यूज का कुछ पार्ट कवर कर लेंगे। देखो यार, इसके पहले हमने जनवरी से जून तक का घटना सार में सारा करंट कवर कर लिया है। अब देखो, ये जो बुक है ये आपकी वार्षिकी है, एनुअल कंपाइलेशन है, तो जनवरी से जून का पार्ट भी आएगा, वो हमारा क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम रिपीट हो जाएंगी चीजें, और जो रिपीट होंगी चीजें वहां पर अगर अच्छे से कर रखी होगी तो यहां पर आपका रिवीजन रहेगा। फिर जुलाई से अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, कुछ न्यूज अक्टूबर की भी बाद में डिस्कस करेंगे, तो ये सारी न्यूज हमारे लिए नई रहेगी। अब इसका उद्देश्य क्या होगा, सेम उसी तरीके से देखो यहां पर भी उद्देश्य वही रखना है कि न्यूज को यहां से समझ लेना है, समझने के बाद यह जान लेना है कि क्या क्या हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। जो पढ़ना जरूरी है, फिर दूसरा स्टेप आएगा जहां पर आपको रिवीजन करना होगा। यहां से न्यूज को समझेंगे, क्या जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से वो समझेंगे, और वो कैसे समझ में आएगा, पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस देख करके। ठीक है, इसके पहले वह वीडियो इसीलिए बनाया गया था। अब यहां पर शुरू करते हैं नेशनल न्यूज को। देखो, आज राष्ट्रीय परिदृश्य की कुछ न्यूज देखेंगे, फिर कल भी इसी का एक सेकंड पार्ट रहेगा, इसके बाद फिर इंटरनेशनल, ऐसे करके हम 10 से 11 पार्ट में कोशिश करेंगे कि यह जो आई दृष्टि की बुक है ये कवर हो जाए। इसकी जो पीडीएफ है, देखो जो ये जो हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है ना, इस हाईलाइटेड पार्ट की आपको वीडियो के बाद आपको पीडीएफ ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, पहले से बुक इसकी खरीद लेनी है। ठीक है, मार्केट में आपके पास अवेलेबल है, और नहीं मार्केट में अगर आप दूर रहते हैं तो देखो बहुत सारे बुक शॉप के यहाँ पर नंबर होते हैं, उन बुक शॉप पर फोन करके आप उस बुक को अपने घर तक मंगा सकते हैं। ठीक, तो बुक मंगाना बड़ा चैलेंज नहीं होता है। आप लोग इस तरीके से देखो कांटेक्ट करिए, या ग्रुप पर ही नंबर देखो दे दिया जाएगा, बहुत सारे बुक शॉप वाले भैया लोगों का नंबर रहता है, उनका नंबर वहां पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप अच्छे से बुक मंगा लीजिएगा उसको। अब शुरू करें फिर नेशनल न्यूज को। देखो नेशनल न्यूज में पहली न्यूज क्या है, पहली न्यूज है आपकी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। इस न्यूज को समझने पहले समझ लेते हैं, फिर जो करंट के लिहाज से जो जरूरी है उसको जान लेते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, देखो वन नेशन वन इलेक्शन की बात आपकी कब उठी, पहली बार उठी आपकी देखो 1952 से 1951-52 में जब पहली बार चुनाव होते हैं, तो 1967 तक 1967 तक जो केंद्र में सरकार रहती है वही राज्य में, और साथ ही साथ साइमल्टेनियस ये समझ लीजिएगा इलेक्शंस होते रहते थे। जब इलेक्शंस एक साथ हो रहे थे स्टेट में भी और सेंटर पर भी, तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। लेकिन 68 में आते आते कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर प्रेसिडेंशियल रूल लगा लिया गया। ठीक है, बहुत जगहों पर राष्ट्रपति शासन लगा। कहां कहां लगा बिल्कुल जरूरी नहीं जाननी है, कहानी सुन लो खाली। तो पहले शुरुआती दौर में 67 तक की बात है, जहां पर साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो रहे थे। लेकिन फिर आगे चल करके जब राष्ट्रपति शासन लगता है, तो अब एक स्टेट में जैसे इलेक्शंस विधानमंडल भंग कर दी जाती है, फिर वहां नए चुनाव कराए जाएंगे। अब दोनों की तिथि अलग हो गई है ना, कहीं पर अब वर्ष अलग बदल गए, सेंट्रल के इलेक्शन अलग वर्ष में होने लगे, स्टेट के इलेक्शन अलग वर्ष में होने लगे। तो आगे चल करके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो पता है ना कि यह भी इलेक्शन, देखो यह भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं वो किसके द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, तो वहां ऑप्शन में रहता है स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है, नहीं, सेंट्रल का ही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वही दोनों जगहों पर, सेंटर में और स्टेट में आपके इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। क्लियर? तो अब देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब इसके साथ साथ देखो जो व्यय है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ने के साथ साथ जो पॉलिसी पैरालिसिस जैसी समस्याएं आने लगी। अब जिस जगह पर देखो इलेक्शन होने होते हैं वहां पर क्या होता है, आचार संहिता लागू हो जाती है, तो कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आई अलग अलग समय पर। पता चलता है कि भैया इलेक्शन मेला ही लगा हुआ है। ठीक है, एक जगह इलेक्शन खत्म हो पाते हैं और नेता जो है दूसरी जगह पर क्या करते हैं, कैंपेन करने लगते हैं दूसरे स्टेट में, तो जो अकाउंटेबिलिटी वाला पार्ट था वो भी खत्म हो रहा था। तो ये सारी समस्याएं देखो पनप रही थी। इसके चलते आगे चल के लॉ कमीशन की रिपोर्ट आती है। लॉ कमीशन जब गठित किया जाता है तो वह भी आपका रिपोर्ट जो देगा और बोलेगा कि भाई एक साथ ही चुनाव कराने चाहिए, एक नेशन में एक ही साथ चुनाव होना चाहिए। इसके बाद में फिर आगे चल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो वर्तमान समय में, ये समझ लीजिएगा, उसने भी इस पर हाजिरी अपनी दे दी है कि हाँ भाई एक साथ चुनाव कराओ, हम इसमें सक्षम है कराने के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि वर्तमान में करंट समय में न्यूज क्या है। न्यूज करंट की यह है कि देखो जो कैबिनेट है, कैबिनेट कब बैठी, 18 सितंबर। देखो कैबिनेट की मंजूरी प्रपोजल पर कब मिलती है, 18 सितंबर को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और इसलिए क्योंकि पीसीएस में डेट पूछता है, और डेट बहुत आसानी से याद हो जाएगी। कैसे? ये जो फोटो दिख रही है ना ऊपर, 17 सितंबर को जन्मदिन होता है, इनका बर्थडे होता है ना। तो हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन 17 सितंबर को है, और 18 सितंबर को ही कैबिनेट के द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है डिसीजंस लिए जाएंगे। तो इसलिए 18 सितंबर की तिथि हमारे लिए बहुत आसान हो गई अब याद रखनी। अब बात करते हैं फिर किस प्रपोजल को मंजूरी दी। देखो यार, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपनी मंजूरी दे दी कि हाँ ठीक है एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं, तो बात आती है फिर वर्ष 2023। ध्यान रखना,
हाई लेवल की एक कमेटी बैठती है और हाई लेवल की एक कमेटी का गठन जो किया जाएगा, यहां क्वेश्चन बनाया जाएगा। यहीं पर देखो एक कोर एरिया है जहां से प्रश्न बनेंगे आपसे। यहां पूछा जाएगा कि जो हाई लेवल की कमेटी गठित की गई कि आप बताइए भाई कि यहां पर चुनाव जो एक साथ हो सकते हैं कैसे हो सकते हैं, इस पर रिकमेंडेशन दो। तो यह जो समिति थी, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पूर्व जो आपके राष्ट्रपति रहे, पूर्व राष्ट्रपति आपके रामनाथ कोविंद जी थे। रामनाथ कोविंद जी को आपका इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो समझ में आया, जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई उसके हेड कौन थे? हेड थे रामनाथ कोविंद जी। वर्ष 2023 में इस कमेटी का गठन किया जाता है। ध्यान से सुनना, सारी चीजें इस बुक में दी हुई हैं, बस एक कहानी की तरह एक सीक्वेंस में आप सुनते चले आओगे तो सारी न्यूज महत्वपूर्ण जो भी होगी वो समझ में आ जाएगी। तो देखो रामनाथ कोविंद जी को इसका हेड बनाया गया और इसके सदस्य 7 और थे, यानी कि टोटल जो हेड थे, सॉरी टोटल जो मेंबर थे वो आपके 1+7 यानी कि 8 सदस्यीय एक कमिटी, 8 मेंबर वाली एक समिति का गठन किया जाता है। और 8 मेंबर भी आपको पता होना चाहिए। एक नजर घुमा लो क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित जो समिति थी, एक तो प्रश्न बनेगा इसकी अध्यक्षता किसने की? तो रामनाथ कोविंद ने। दूसरा, कौन सदस्यों में से शामिल नहीं था? क्योंकि जो सदस्य एक से एक धुरंधर इसके सदस्य थे, हमारे गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष यानी कि जो 15वें आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं एनके सिंह, यह भी इसके सदस्य थे। साथ ही साथ सुभाष कश्यप जो लोकसभा के पूर्व महासचिव रहे हैं, और आपके हरीश साल्वे, संजय कोठारी जो आपके मुख्य सतर्कता आयोग रहे हैं, आयुक्त रहे हैं, और आपके अर्जुन मेघवाल। देखो ये 7 सदस्य हैं, एक बार पढ़ लेना है इसको, ठीक। तो ये 7 सदस्यों में से क्वेश्चन अगर बनाया जाएगा कौन सा इनके सदस्यों में से शामिल नहीं है, तो आप यहां से आप इजीली कर पाओगे। 8 सदस्यों वाली आपकी समिति हो गई, अध्यक्ष रामनाथ कोविंद हो गए, और जो 7 सदस्य थे वो समझ में आ गया इसके अलावा, ठीक है। टोटल 8 सदस्य थे, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया कहां से बनेगा? क्लियर। तो इतनी चीजें देखो आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। इसके बाद अभी वर्तमान की न्यूज ये है कि जो ये प्रपोजल दिया गया था, रिकमेंडेशन जो दी गई इस कमेटी के द्वारा, रिकमेंडेशन यह दी जाती है कि देखो यार, एक नेशन में एक साथ चुनाव होना चाहिए लेकिन 2 फेज में कराओ। 2 फेज में बोले क्यों? बोले इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के साथ साथ सेंटर के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव, ये तो एक चरण में करा लो। उसके बाद 100 दिनों के भीतर ही, अब चूंकि लोकल गवर्नेंस के लिए भी चुनाव होने लगे हैं, तो जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, पंचायतों के और नगर पालिका के, ये अगले 100 दिन के भीतर कराने चाहिए। तो ये जो प्रपोजल रखा गया किसके द्वारा? इस कमिटी के द्वारा। इस कमिटी के द्वारा यह प्रस्ताव रखा जाता है सरकार के समक्ष। तो कैबिनेट के द्वारा ही 18 सितंबर को इस बात की मंजूरी दे दी जाती है कि अब देश में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। अब बात क्या होगी? बात ये होगी, देखो 2 चरणों में चुनाव होने हैं और एक साथ कराने हैं सेंटर और स्टेट के, तो अब समय समय पर देखो सभी राज्यों से राय ली जाएगी। इससे पहले संविधान में भी संशोधन करना पड़ेगा, यह भी जान लो। देखो संविधान में भी संशोधन करना पड़ेगा। एक चैलेंज यहां पर क्या आएगा? एक चैलेंज बड़ा आएगा, जैसे मान लो 2025 से, एग्जांपल के तौर पर 2025 से वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाएगी, एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। तो कुछ स्टेट ऐसे होंगे भैया जहां पर मान लो 2024 में ही चुनाव संपन्न हुए, अब उनका कार्यकाल तो अगले 5 साल का है। अब बोले वहां पर कैसे फिर ये संभावनाएं गठित की जाएंगी कि यहां पर चुनाव कैसे कराए जाए? कार्यकाल या तो उनका खत्म किया जाएगा या उनके लिए कुछ अल्टरनेट प्रोविजन किया जाएगा। तो ये सारी चर्चा अभी होनी है। अभी कैबिनेट के स्तर से मंजूरी मिली है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी कैबिनेट के स्तर से इसको मंजूरी दे दी गई है वन नेशन वन इलेक्शन को। आगे अभी इसमें अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा, और ये अमेंडमेंट जो होगा स्पेशल मेजोरिटी से होगा, ठीक है। देखो इस मैगजीन में ही दिया हुआ है स्पेशल मेजोरिटी से हमने पॉलिटी की क्लास में किया हुआ था। अमेंडमेंट जो होता है क्या होता है? एक तो टोटल का बहुमत यानी कि 50% +1, साथ ही साथ प्रेजेंट एंड वोटिंग जो वहां पर उपस्थिति है, और वोट देने वालों का 2/3, इतना जो है आपका स्पेशल मेजोरिटी के लिए बहुमत मिलना जरूरी है, तभी वह जो बिल है वो पास हो पाएगा किसी भी एक सदन से। ये तो बात हो गई स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन अगर कोई भी मामला फेडरल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, संघीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, बोले यह मामला देखो राज्यों से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि संघीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो बोले जब संघीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है तो यहां पर आधे से अधिक राज्यों का, टोटल कितने हैं? 28 राज्य हैं, आधे से अधिक यानी कि 14+1 यानी कि 15 राज्य भी जब उस प्रपोजल पर या उस प्रस्ताव पर जब सहमति अपना दे देंगे, तभी वह बिल जो है पास माना जाएगा। क्लियर। तो यहां स्पेशल मेजोरिटी वाले में एक टर्म और जुड़ेगा कि आधे से अधिक राज्यों की यहां सहमति लेनी भी जरूरी होगी, ठीक है। यहां से अगर क्वेश्चन बनाया जाएगा तो भी क्लियर हो गया। आप देखो पॉलिटी वाले सेक्शन से क्वेश्चन बनेगा अगर करंट से जोड़ करके, तो क्वेश्चन वन नेशन वन इलेक्शन में स्पेशल मेजोरिटी वाले पार्ट से बन सकता है, ठीक। अब अगर क्वेश्चन बनेगा यहां पर वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित कमिटी पर बनेगा, तो वो सारी चीजें क्लियर हो गई। वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत क्यों है ये समझ में आ गया, क्योंकि बढ़ता एक्सपेंडिचर और पॉलिसी पैरालिसिस की समस्याएं। अभी जो पॉलिसी पैरालिसिस की बात की जा रही है ना, कि क्यों पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में समस्या आती है, आगे जब अभी हम पढ़ेंगे, आगे इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे, तो वहां कैसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर, अभी आपने देखा होगा हरियाणा और जम्मू कश्मीर में
में चुनाव हो रहे हैं, तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र क्यों छूट गया? उसका एक बहुत बड़ा रीजन था वहां पर होने वाले चुनाव, ठीक है। उन चुनावों के चलते ही वहां पर उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका। तो एक एग्जांपल से भी, करंट के एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश कर लो आप, ठीक। आगे भी न्यूज आएगी वहां। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। वन नेशन वन इलेक्शन से सारी चीजें क्लियर, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेगा इससे बाहर नहीं जाएगा। अब आगे आते हैं अगली, पीएम आशा योजना। देखो यार, पीएम आशा योजना से क्या पता होना चाहिए? आशा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए पहली बात तो, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है। अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसकी बात क्या है, वर्तमान समय में क्यों चर्चा में है, और थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझते हैं। बैकग्राउंड अगर जानना है तो वर्ष रहता है 2018 का, वर्ष 2018। इस बजट में इस योजना की, पीएम आशा योजना की चर्चा की जाती है। क्यों की जाती है, और पीएम आशा योजना संबंधित किससे है? यह संबंधित है किसानों को उचित एमएसपी मिल सके, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस मिल सके। अब देखो यार, घटनासार जब हमने की थी वहां पर एमएसपी की बहुत अच्छे से वहां पर डिस्कस कर लिया था हमने कि कितनी जो आपकी फसलें हैं उनमें एमएसपी का निर्धारण किया जाता है, और यह भी बताया था कि सीएसीपी के द्वारा यह निर्धारण किया जाता है एमएसपी का। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितनी फसलों में जो है एमएसपी दिया जाता है। अगर घटनासार की वीडियो बहुत अच्छे से की होगी तो कमेंट करोगे, साथ ही साथ इन्वॉल्वमेंट अगर रखोगे अपना ना, अगर करंट में देखो इतना ही करके अगर सुन लोगे आगे निकल जाओगे तो ठीक है भाई, ये भी एक तरीका है। और अगर इन्वॉल्वमेंट रखोगे, जो पूछा जाएगा कमेंट में कोशिश करोगे, रिप्लाई करोगे, खोजने की कोशिश करोगे, तो करंट और अच्छा तैयार हो जाएगा, नुकसान नहीं है इससे, ठीक है। तो अब बताना है कि एमएसपी, करंट कमेंट में आपको बताना है कि एमएसपी जो है कितनी फसलों में दिया जाता है, ठीक। और पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। तो एमएसपी आपको पता चला यहां से कि कितनी फसलों में दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, ये तो आप सभी को पता है। जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होता है, किसानों को देखिए जो उसकी लागत होती है, लागत से कोशिश की जाती है सरकार 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी का निर्धारण करे, ताकि जो उगाने वाला जो हमारा अन्नदाता है इसको किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। मार्केट में अगर कम वैल्यू मिलती है तो सरकार के द्वारा वह वैल्यू दी जाती है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के रूप में। क्लियर? अब देखो, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के रूप में या पीएम आशा क्यों आई फिर, है ना, जब ऐसी व्यवस्था थी। पीएम आशा इसलिए आती है चूंकि यहां पर कुछ फसलों के लिए, कुछ विशेष फसलों को यहां पर एमएसपी के दायरे में रखा जाएगा। कुछ विशेष फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित की गई, क्योंकि पीछे नीति आयोग की रिपोर्ट आती है और बहुत सारी रिपोर्ट्स आई जब एमएसपी पर, तो यह पता चला कि मात्र जो किसान है उन किसान वर्गों में से मात्र 6 से 7% ही ऐसे हैं जो एमएसपी का लाभ ले पाते हैं, ठीक है। किसान क्या करता है, किसान बेचारा बाहर ही बेच देता है अपनी फसलों को, एमएसपी के झंझट में वो पड़ना ही नहीं चाहता। उसका रीजन उसके पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत सारे नियमावली होती हैं जिनके चलते किसान इन झंझटों से, उलझनों से निकलते हुए वह एमएसपी जैसे चीजों में उलझना ही नहीं चाहता है। इस कारण से पीएम आशा जैसी स्कीम आती है 2018 के बजट में, जहां पर देखो यह बोला गया कि अन्नदाता की आय को संरक्षित करने की जरूरत है। और साथ ही साथ देखो, अन्नदाता की आय के साथ साथ जो कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर को भी सही प्राइस पे कम से कम चीजें मिल सके। और कंज्यूमर ऐसा मत सोचना कि हम ही लोग होते हैं, है ना, मिडिल क्लास। जो आपका फार्मर है ना, यह भी कंज्यूमर होता है। कैसे? देखो, फार्मर है, एक फार्मर गेहूं का उत्पादन करता है, तो गेहूं का उत्पादन करता है, जब उसको चावल खरीदना होगा तो भैया चावल खरीदते वक्त तो कंज्यूमर हो गया ना, तो उसको एक सही कीमत पर जब चावल मिलेगा तभी तो गेहूं से जो उसको लाभ हो रहा है वो मिल सकेगा। तो यही सब बैलेंस बनाने के लिए ही पीएम आशा स्कीम आती है। इसके तहत कुछ प्रोग्राम रहते हैं, कुछ इसके कंपोनेंट रहते हैं। देखो, एक अम्ब्रेला स्कीम रहती है पीएम आशा। अम्ब्रेला जानते हो ना, जब अम्ब्रेला स्पेसी पढ़ी थी, याद है एनवायरमेंट में, वहां बोला था अम्ब्रेला स्पेसी होती है जिसके नीचे बहुत सारी स्पेसीज रहती हैं। ऐसे यह एक अम्ब्रेला स्कीम है, अर्थात इसके नीचे बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, बहुत सारी स्कीम्स रहती हैं, जिनको जोड़ करके यह एक अपने आप में स्कीम दिखाई देती है। तो ये पीएम जो आपकी आशा स्कीम है, इसमें 4 कंपोनेंट मुख्य रूप से देखो लागू किए गए हैं। एक है आपका प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस सपोर्ट स्कीम के साथ प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम, साथ ही प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम। अब प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम को समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। इसको ऐसे समझो, मध्य प्रदेश में एक समय भावांतर भुगतान स्कीम आई। क्या है मतलब इसका? जैसे किसान देखो गेहूं का उत्पादन करता है, ठीक है, गेहूं की लागत उसकी है 1000 रुपए, अब मार्केट से उसको मिल रहा है 800 रुपए, ठीक है। गेहूं की लागत है 1000 रुपए, मार्केट से उसको 800 रुपए मिला और सरकार ने एमएसपी तय किया 1500 रुपए, ठीक समझना। 800 रुपए उसको मार्केट से मिला, लागत उसकी 1000 है, सरकार ने 1500 एमएसपी निर्धारित किया। अब 800 रुपए सरकार कहेगी तुम मार्केट से ले लो, अब 800 रुपए मार्केट से ले लो, मिलना चाहिए था तुम्हें 1500, तो 700 कम मिला, तो भाव का अंतर कितना है? बोले भाव का अंतर 700 रुपए है, सरकार अब 700 रुपए दे देगी, ठीक है, सरकार पर पड़ने वाला बोझ भी कम हो जाएगा। तो ये बढ़िया स्कीम थी। यहां पर किसानों को क्या होगा, एमएसपी पर जो निर्धारित वैल्यू थी वह वैल्यू भी मिल जाएगी, सरकार पर क्या होगा, जो बोझ है वह भी कम पड़ेगा। क्योंकि यह एमएसपी सब्सिडीज जैसी स्कीम्स लागू करने से सरकार का जो राजस्व व्यय है वह भी बढ़ता है, इससे जो सरकार का राजस्व घाटा है वह भी बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए सरकार एमएसपी, पेंशन, इनसे बचने की कोशिश करती है, ठीक।
अब चूंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, अब डेवलपिंग कंट्री के चलते जो हमारी अर्थव्यवस्था है वहां पर देखो हमारी रीढ़ के रूप में किसान है। अब किसान पर अधिकांश जनसंख्या हमारी निर्भर करती है, तो हम इससे भाग भी नहीं सकते हैं, है कि नहीं। तो प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम जो है उसी का मॉडर्न नाम है, भावांतर भुगतान का। क्लियर। और फिर मार्केट इंटरवेंशन। तो ये चार जो कंपोनेंट है ये शामिल करते हुए आपकी पीएम आशा स्कीम दिखाई देती है। ये भी डिटेल में नहीं समझना है, यहाँ पर डिटेल में ये मेंस का पार्ट हो गया। हमें जानना यह है कि पीएम आशा के तहत ही अभी इन सारी योजनाओं के लिए 35,000 करोड़ रुपए का और आगे बजट दे दिया गया है और आगे व्यय किया जाएगा सरकार के द्वारा। यानी कि बोला गया है कि इन सारी स्कीम्स को, पीएम आशा स्कीम्स को 2018 के जो बजट में आती है इस पर 35,000 करोड़ रुपए का और व्यय किया गया है। कब तक ये लागू रहेगी? भी 2025-26 तक। जो 15th फाइनेंस कमीशन है इसके हेड पता होगा आपको, एनके सिंह है। अब 16वें जो फाइनेंस कमीशन, यहां से क्वेश्चन क्या आ गया आपके लिए, 16वां जो वित्त आयोग है इसकी अध्यक्ष कौन है, इसके साथ साथ इसके जो 4 सदस्य और हैं वो कौन है। ये कमेंट में आपको बताना है कि 16वें फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, ठीक, वित्त आयोग के। अब 15वें वित्त आयोग कब तक रहेगा? 2025 से 26 तक रहेगा। तब तक ही जो पीएम आशा स्कीम है इसके तहत जो आपका यह 35,000 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है यह निर्धारित किया गया है। क्लियर हो गया? पीएम आशा क्लियर। पीएम आशा के तहत वर्तमान में जो आपकी न्यूज है वह क्या है, यह क्लियर हुई। अब आशा किससे संबंधित है यह भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े अगली स्कीम पर। तो अगली स्कीम भी देखो आपकी क्या है, 18 सितंबर से ही संबंधित है, क्योंकि उसी दिन कैबिनेट के बहुत सारे निर्णय आते हैं। उन्हीं निर्णयों में एक स्कीम अभियान और आता है, पीएम जनजाति उन्नत ग्राम योजना। अब पीएम जनजाति उन्नत ग्राम, तो ट्राइबल एरिया से जुड़े हुए कुछ ग्राम हैं उनके उन्नत के लिए कार्य किया जाएगा, है ना। सीधी सी बात है, इसको पढ़कर के समझ में आ रहा होगा। अब इसमें किया क्या गया है देखो, यहां पर अभी जो मंत्रिमंडल का निर्णय आता है उसको निर्णय आने से पहले जो जनजातीय स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। भारत में जो ट्राइबल कम्युनिटी है कितनी है ना। भारत में अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए 8.6% के आसपास आपकी ट्राइबल कम्युनिटी मौजूद है। यानी कि कुल जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना की बात की जा रही है, क्योंकि 2021 का जनगणना के डेटा अभी आया नहीं सेंसस का, तो अभी 11 के ही डेटा को उठाया जाता है। तो 11 के सेंसस को अगर आधार बनाया जाए तो उसके अनुसार अभी लगभग 8% के आसपास आपकी जो ट्राइबल कम्युनिटी है। अब इस ट्राइबल कम्युनिटी के सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट के लिए, जो सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कुछ कार्य करना जरूरी है भाई, है ना, क्योंकि ये समाज की मुख्य धारा से पिछड़ते जा रहे हैं। तो अब कुछ मुख्य धारा से ना पिछड़े इसके लिए क्या कार्य किया गया, इसके लिए ही सरकार के द्वारा यह स्कीम लाई गई है, प्रधानमंत्री जनजाति जो उन्नत ग्राम योजना है। इसमें 80,000 करोड़ लगभग याद करना है आपको, 79,156 करोड़ है, लगभग 80,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब यह आवंटन जो किया जाएगा, एक चीज समझना, यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। ये हमने समझ लिया कि स्कीम आई क्यों है, आपसे प्रश्न कैसे कैसे बनाया जा सकता है, कैसे कैसे आपसे डेटा से खेला जाएगा। कैसे खेला जाएगा? सबसे पहले यह खेला जाएगा कि क्या यह स्कीम सभी राज्यों में लागू है, तो बताना है नहीं भाई, यह 30 स्टेट्स और यूटी, कुल मिलाकर के 30 स्टेट और यूटी में इसमें शामिल किया गया है। और 30 स्टेट और यूटी से कितने गांव लिए गए हैं? 63,000 गांव लिए गए हैं, जहां 5 करोड़ जनजाति लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। कितने जनजाति लोगों को? लगभग 5 करोड़ जनजाति लोगों को इससे लाभ मिलेगा। तो कैसे प्रश्न आपसे बनाएगा? यहां प्रश्न पहला बनाएगा कि यह का क्या सभी राज्यों के लिए, तो नहीं भाई, सभी राज्यों के लिए नहीं, 30 राज्य और यूटी के लिए ही यह लागू होगी, इतने ही शामिल किए जाएंगे, ठीक है। इसकी परिधि में कितने आएंगे? 30। और सभी मंत्रालय, अब मंत्रालय 17 क्यों जरूरी है? यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जैसे इन क्षेत्रों में, यह जनजाति जो क्षेत्र हैं, इन गांवों में जल की सुविधा उपलब्ध करानी है, ठीक है, इन गांवों में आवास की सुविधा उपलब्ध करानी है, तो शहरी जो आवास मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय है, ठीक है, या पर्यटन के लिए इसको बेहतर करना है तो पर्यटन जो मंत्रालय है। ये सारे मंत्रालय क्या होंगे? ये सारे मंत्रालय यहां पर इंप्लीमेंटेशन के लिए कार्य करेंगे। तो इस तरीके से दूसरा प्रश्न बनता है, कितने मंत्रालयों के द्वारा यह इंप्लीमेंट की जाएगी? तो 17 मंत्रालय के द्वारा यह इंप्लीमेंट की जाएगी। तो 30 आपके हो गए जो स्टेट और यूटी हैं, जहां से 63,000 गांवों को इसके पैरामीटर में रखा जाएगा और 5 करोड़ जनजातियों को यहां पर लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। पहली न्यूज क्लियर। दूसरी बात, यहां से दूसरा डेटा है कि 17 मंत्रालय, कितने मंत्रालय भैया? 17 मंत्रालयों को यहां पर जिम्मा दिया गया है कि आपके यहां पर जो भी स्कीम्स चल रही हैं, है ना, उन्नति कार्य के लिए, वो सारी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। जैसे जल शक्ति से बोला जाएगा कि आप स्वच्छ जल यहां पर मुहैया कराओ इस गांव के लोगों के लिए, ठीक है।
तो समझ में आया। तो इसीलिए 17 मंत्रालयों को यहां पर कार्यान्वित करने के लिए दायित्व दिया गया है। तीसरी बात है, जैसे पर्यटन मंत्रालय से बोला गया है कि आप 1000 होम स्टेज को यहां पर बढ़ावा दोगे। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय को देखो डेटा जहां जहां आ जाए ये जरूर याद कर लेना। अब 1000 की जगह यहां पर आपसे ऑप्शन बना देगा 500 कर देगा, है ना, 500 होम स्टेज को बढ़ावा दिया जाएगा इस स्कीम के तहत, तो वही गलती कराएगा। तो यहां याद रखना है 1000 होम स्टे को बढ़ावा दिया जाएगा इन क्षेत्रों में जो जनजातीय गांव रहेंगे। ठीक है, तो जो ट्राइबल जो विलेज है, ट्राइबल विलेज के लिए क्या क्या प्रोविजन किए गए। पहली तो बात आ गई, देखो ट्राइबल्स के लिए लगभग 80,000 करोड़ रुपए का सरकार के द्वारा बजट आवंटन किया गया। ठीक है, बजट आवंटन नहीं, मतलब कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई, इतना व्यय किया जाएगा इस अभियान के लिए। अब एक तो बात यह क्लियर हुई। दूसरी बात हुई कि क्या सभी स्टेट और यूटी इसमें कवर किए जाएंगे, नहीं, 30 स्टेट और यूटी इसमें कवर किए जाएंगे। तीसरी हो गई सभी मंत्रालय नहीं, केवल 17 मंत्रालय। यहां पर 17 मंत्रालयों को यह दायित्व दिया गया है कि आप इंप्लीमेंट करिए इसको अपने यहां पर, जितने भी प्रोग्रेसिव आपके यहां पर कार्य हैं, जितनी स्कीम्स हैं उनको इंप्लीमेंट कीजिएगा यहां पर। ठीक है, और 2011 के अनुसार जो जनजाति जो आपके आंकड़े हैं ट्राइबल को लेकर के, जो ट्राइबल कम्युनिटी को लेकर के जो डेटा है वो यहां से क्लियर हुआ। ठीक है भाई, ये स्कीम क्लियर। अगली न्यूज पर चले। अगली न्यूज है आपकी बायो राइड योजना। अब बायो राइड योजना क्या है, देखो बायो का मतलब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी की बात की जाएगी, तो जैव प्रौद्योगिकी को लेकर के ही बायो राइड स्कीम आती है। इससे पहले थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बैकग्राउंड यह है, देखो आपका जो ब्रैकेट में दिया हुआ यही बैकग्राउंड है। क्या है, बायो E3 अगस्त का महीना होता है जहां पर बायो E3 पॉलिसी को यहां पर मंजूरी दी जाती है कैबिनेट के द्वारा। तो सबसे पहले जब बायो E3 आती है, तो बायो E3 का मतलब, ई का मतलब क्या है, 3 ई यहां पर है। पहला है इकोनॉमी के लिए, दूसरा है आपका इन्वायरमेंट, देखो ध्यान से समझना सारी चीजें। पहला है आपका इकोनॉमी के लिए, दूसरा है इन्वायरमेंट के लिए, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, तो ये है E3 है। अब बायोटेक्नोलॉजी में कार्य करना है यहां पर, और बायोटेक्नोलॉजी में आपको मैन्युफैक्चरिंग जो परफॉर्मेंस है, बायो मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस है, इसको बेहतर करना है। इसको बेहतर करते हुए कैबिनेट के द्वारा मंजूरी तो दे दी जाती है, फिर अगली साल आपका होता है ग्लोबल बायो इंडिया। ग्लोबल बायो इंडिया का आयोजन किया जाता है। याद रखना यह क्वेश्चन आपसे बनेगा, ग्लोबल बायो इंडिया का आयोजन कहां पर होता है, नई दिल्ली में होता है। प्रश्न उठाएगा यहीं से। देखो सबसे पहले आपका बायो E3 पॉलिसी आती है। अब बायो E3 पॉलिसी के तहत जो आपके ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं कि कैसे बायो जो टेक्नोलॉजी है इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेहतर से बेहतर आगे बढ़ाया जाए, है ना, बढ़ावा दिया जाए। बायो टेक्नोलॉजी समझते हो ना, जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हुए जब कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, कोई भी उत्पाद बनाया जाता है, एक एग्जांपल समझ लो इसका, जो वैक्सीन वगैरह हैं, वैक्सीन वगैरह का निर्माण भी यह बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हुए किया जाता है। ठीक, और जो कोविड वायरस आया ना, कोविड वायरस को लेकर के भी देखो चाइना जैसे देशों पर आरोप लगाए गए कि ये बायोटेक्नोलॉजी का जो निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है, वो इस तरीके से भी देखा जा सकता है ना, ऐसा संशय किया गया। अब बात आती है, चलो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत में भी देखो इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसी पर यह न्यूज है। तो इसमें सबसे पहले बायो E3 पॉलिसी आती है। बायो E3 पॉलिसी के बाद में ग्लोबल बायो इंडिया का आयोजन किया जाता है नई दिल्ली में। अब ग्लोबल बायो इंडिया का नई दिल्ली में जब आयोजन होता है तो अगले ही वर्ष आपका बायो राइड स्कीम आती है। बायो राइड क्या है, एक इंटीग्रेटेड स्कीम है, और इंटीग्रेटेड स्कीम किस क्षेत्र में है, तो राइड का फुल फॉर्म जब आपको पता चल जाएगा तो समझ में आ जाएगा। राइड का मतलब क्या है, देखो बायो का मतलब तो हो गया आपका बायोटेक्नोलॉजी, और आर का मतलब है आपका रिसर्च, और आई का मतलब है इनोवेशन, और डीई का मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखो यार दो स्कीम्स रहती हैं आपकी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरी है इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, तो भैया एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही आपका रिसर्च एंड इनोवेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। समझ में आया। तो बायो राइड कोई जटिल नहीं है, बहुत जटिल समझना इसको। राइड देखो, आर का मतलब क्या है, रिसर्च, आई का मतलब है इनोवेशन, और डीई का मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी कि जो उद्यमिता, कोई स्टार्टअप अगर इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ आता है तो सरकार के द्वारा यहां पर समर्थन किया जाएगा, या कोई रिसर्च और इनोवेशन करना है यहां पर, तब भी सरकार के द्वारा इस योजना के तहत समर्थन किया जाएगा। तो यही है आपका बायो राइड स्कीम। क्लियर, तो बायो राइड स्कीम पता चल गया। और ग्लोबल जो बायो आपका, जो बायो इंडिया, सॉरी, जो ग्लोबल बायो इंडिया आपका नई दिल्ली में हुआ, इसको समझ में आ गया आपको। और सबसे पहले आपका जो बायो E3 पॉलिसी आती है वो समझ में आ गई। और बायो E3 पॉलिसी में ही आपके जो 6 फोकस एरियाज हैं वो यहां देखो दिखे हुए हैं। एक बार आप खाली पढ़ लेना कि कौन से 6 फोकस एरियाज हैं जिनको यहां पर टारगेट किया जाएगा और जहां पर बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक,
आपकी जो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से जो न्यूज जरूरी है वो समझ लो आप। नई दिल्ली में उसका आयोजन होता है, अभी हाल ही में सरकार के द्वारा बायो राइड स्कीम को सीधा पूछेगा बायो राइड स्कीम का संबंध किससे है, तो क्लियरली बता दिया गया इंटीग्रेटेड यह एक स्कीम है, इंटीग्रेटेड यह योजना है और दो योजनाओं को यहां पर इंटीग्रेट किया गया है। पहली रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड इनोवेशन से जुड़ी हुई, दूसरी इंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्रियल एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से जुड़ी हुई दो स्कीम्स थी, उन्हें इंटीग्रेट करके एक स्कीम बना दिया गया। क्लियर। अब अगली न्यूज क्या भैया, अगली न्यूज है नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल को समझने से पहले इसको जान लेते हैं, आ जाओ इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। बैकग्राउंड वंदे भारत से है, क्योंकि ये जो नमो भारत है ना, इसका नाम पहले वंदे भारत रैपिड रेल ही था। ठीक है, वंदे भारत जो मेट्रो रेल था इसका नाम था, जब इसका उद्घाटन किया जाता है तो इसका नाम चेंज करके नमो भारत रैपिड रेल कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा और नाम बदल जाएगा, नमो भारत रैपिड रेल हो जाएगा। तो बोले है तो ये वंदे भारत ही मेट्रो रेल, नाम ही चेंज हुआ है। तो वंदे भारत मेट्रो रेल, और इसके पहले थोड़ा बैकग्राउंड, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपकी जो वंदे भारत एक्सप्रेस आती है 2019 में आपकी आती है, और 2019 में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, कहां से, नई दिल्ली से आपकी वाराणसी तक। ये देखो आपकी मैगजीन में कवर की गई है बातें, ये केवल आपके समझने के लिए जरूरी होती हैं। दूसरी बात दी हुई है कि यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी। देखो सेमी हाई स्पीड जो होती है 160 किलोमीटर पर आवर तक की जो स्पीड है, अगर मैक्सिमम 160 किलोमीटर पर आवर तक की अगर स्पीड यहां पर है, तो कहने का मतलब है यह आपकी सेमी हाई स्पीड हो जाएगी। इससे ऊपर देखो आपकी हाई स्पीड ट्रेन हो जाती है, हायर स्पीड हो जाती है। तो ये वंदे भारत जो है आपकी सेमी हाई स्पीड ट्रेन रहती है, और ये आपकी इंडिजीनियस ट्रेन है, स्वदेश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। कौन सी, वंदे भारत। 2019 में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली, ये हो गई जानकारी। अब आते हैं करंट की न्यूज क्या है। करंट की न्यूज यह है कि यह भारत की जो पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चली है। अब जो मेट्रो ट्रेन देखो दिल्ली, मुंबई, इन जगहों पर भी मेट्रो रेल चल रही हैं, तो वंदे भारत मेट्रो रेल ये जो शहरों में चलने वाली मेट्रो रेल से अलग कैसे है ना, ये पहली वंदे भारत मेट्रो रेल कैसे हो गई अलग, इस तरीके से है कि वो सारी जो भी मेट्रो ट्रेन अभी तक चलती थी वो एक ही शहर में चलती थी। क्लियर, वो केवल एक ही शहर में, दिल्ली की मेट्रो है केवल दिल्ली तक ही चलती है ना, केवल वो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र अगर छोड़ दिया जाए। तो देखो यार, अब लखनऊ की जो मेट्रो ट्रेन है वो लखनऊ में ही चलती है, कानपुर के कानपुर में ही चलती है कि नहीं। अब बोले लेकिन जो वंदे भारत है ना, ये दो शहरों को इंटरसिटी के बीच चलती है, इंटरसिटी सिटी कनेक्टिविटी के लिए यह देखो डिजाइन की गई है। समझ में आया, इंटरसिटी कनेक्टिविटी मतलब एक शहर से दूसरे शहर में। तो इसीलिए जो पहली वंदे भारत जो मेट्रो ट्रेन है ये अहमदाबाद से भुज के लिए चली है। समझ में आया, ये फैक्ट समझ में आया। तो अहमदाबाद से भुज के लिए पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलाई गई है, जिसका नाम नमो भारत रैपिड रेल हो गया है। एक नमो भारत और ट्रेन है, याद रखना, वो कंफ्यूज मत हो जाना, वो नमो भारत ट्रेन है। अब नमो भारत उसका नाम है, कौन सी है, दिल्ली से जो मेरठ के लिए आरआरटीएस रीजनल रैपिड ट्रेन सर्विस जो आपकी चालू हुई थी, वो आरआरटीएस जो ट्रेन है दिल्ली से मेरठ के लिए, उसको भी नमो भारत बोलते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, नमो भारत रैपिड रेल। ठीक है, जो वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का ही नया नाम है, और ये भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन बनी है। कहां से कहां तक के लिए चली है, अहमदाबाद से भुज के बीच चली है। और ये अलग कैसे है मेट्रो से, चूंकि यह इंटरसिटी कनेक्टिविटी प्रदान करती है, बाकी सारी की सारी एक ही सिटी के भीतर चलती हैं। समझ में आ गई, पूरी न्यूज समझ में आ गई, जितने फैक्ट है इससे क्लियर हो गए। अगली न्यूज पर चलें। अगली न्यूज है मिशन मौसम। देखो मिशन मौसम से संबंधित न्यूज क्या है, मौसम से संबंधित न्यूज सीधी सीधी है कि यहां पर देखो सरकार के द्वारा जो कैबिनेट है, कैबिनेट मोदी जी की अध्यक्षता में, भाई कैबिनेट का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो कैबिनेट के द्वारा क्या किया गया है, जो मिशन मौसम है इसको अप्रूव कर दिया गया है। और ये करेगा काम, क्या करेगा, ये अगले 2 सालों के लिए, देखो अगले 2 सालों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाएगा, ताकि जो मौसमी घटनाएं होती हैं, जो इससे संबंधित भविष्यवाणियां होती हैं, जैसे मान लो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही, कृषि से संबंधित अगर मौसम की सटीक भविष्यवाणी, सटीक डेटा मिल जाए, 100% तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर 90% तक अगर सटीक भविष्यवाणी मिल जाती है कृषकों को, तो वहां पर उसके लिए फसल जो उपजाना, या उसके लिए कितनी सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, सूखा आने वाला है या अधिक बारिश होने वाली है, मानसून कब आने वाला है, ये सारी जानकारियां अगर उसको सही समय पर मिल जाती हैं, सटीक मिल जाती हैं, तो कृषि का उत्पादन बेहतर होगा कि नहीं होगा, बोले बिल्कुल होगा, और सरकार का भी राजस्व बचेगा, है ना। तो इसी संदर्भ में आपका ये मिशन मौसम आता है। अब यह मिशन मौसम जो है आपका, समझ लीजिएगा 2 सालों के लिए यहां पर सरकार के द्वारा पैसा दिया गया है, और बोला गया भैया 2000 करोड़ रुपए लो और इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बेहतर करो, रडार्स वगैरह, है ना, और सारी व्यवस्थाएं यहां पर देखो कर दी गई हैं, जो भी सेंसर्स और हाई जो प्रदर्शन करने वाले जो सुपर कंप्यूटर्स हैं सभी उपलब्ध कराए जाएंगे, सभी उपलब्ध कराए जाएंगे। आप यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अच्छा करिए और मिशन मौसम जो है इसको सफल बनाइए। ये हो गई न्यूज, और ये न्यूज में आपको पता चल गया कि 2 सालों के लिए 2000 करोड़ रुपए, 2 सालों के लिए
और 2000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो एकदम क्लियर हो गया, यहां से डेटा भी आसान हो गया, थोड़ा याद रखना। बात यहां आएगी कि देखो ये जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन ही यह रहेगा। तो इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री। क्लियर हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है इंप्लीमेंट करेगी। लेकिन यह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इसके अंतर्गत 3 जो है डिपार्टमेंट ये कार्य करेंगे। अब 3 डिपार्टमेंट जो है ना, यूपीपीसीएस जो है ये 3 डिपार्टमेंट देखेगा। तो 3 डिपार्टमेंटों में से कोई ना कोई देखो आपके एग्जाम में यहां पर उसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है ना, क्वेश्चन यहां से बनता है। जैसे पहला है आपका डिपार्टमेंट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है, ये तो पता ही रहता है। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। दूसरा है भैया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी उष्ण देशी मौसम विज्ञान संस्थान, इसका मुख्यालय है पुणे में। याद रखना, ये मुख्यालय भी याद कर लेना। ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विभाग हो गए, ये डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण और इसके मुख्यालय बहुत महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि ये चर्चा में भी आ गए हैं, साथ ही ये पूछे भी जाते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इसका मुख्यालय भैया नोएडा में है। अब यूपी में कोई भी अगर डिपार्टमेंट है, कोई इंस्टीट्यूट है, उसका मुख्यालय है, करंट में है, चर्चा में है, तो वो जरूर पूछा जाता है। जरूर का मतलब है वो हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका मुख्यालय कहां पर है? नोएडा में है। ठीक है, ये तीनों देखो, तीनों विभाग याद कर लेना। यहां से न्यूज हमारे लिए मिशन मौसम को समझना जरूरी है, वो तो ठीक है, साथ ही डिपार्टमेंट और उसके जो मुख्यालय ये भी जरूरी है समझना, क्योंकि यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस खूब बनते हैं। क्लियर? अगली न्यूज पर चलें। अगली न्यूज है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। देखो यार, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण को लेकर के क्या आया है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण को लेकर के न्यूज यह है कि जो एनसीएपी क्या है? नेशनल क्लीन एयर जो प्रोग्राम आता है, बैकग्राउंड से समझते हुए चलते हैं, अभी एकदम न्यूज पर पहुंच जाएंगे करंट की। ठीक, तो नेशनल क्लीन एयर जो प्रोग्राम आता है 2019 में, इसके तहत यह तय किया जाता है जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं एनवायरमेंट में, हम पढ़ चुके हैं हालांकि इसको, जो पर्टिकुलेट मैटर जैसे PM 2.5 और PM 10 जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, मनुष्य स्वास्थ्य के लिए, तो बोले इस पर कंट्रोल करना जरूरी है। इस पर क्या करेंगे? अगले 5 वर्षों के लिए हम यहाँ 20 से 30% की कटौती करेंगे, जो भी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे, किसके लिए? वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, और वायु प्रदूषण में भी खासकर पर्टिकुलेट मैटर को। ठीक, तो ये न्यूज था एनसीएपी से संबंधित। 2019 में इसका गठन किया जाता है, यह कार्यक्रम शुरू किया जाता है। अब यही एनसीएपी में जो आपके 131, कहीं कहीं पर 130 और 131 जो भी आप समझ लीजिएगा, तो 130 मान लीजिए यहां पर, जैसा मैगजीन में दिया हुआ है, तो 130 शहरों को यहां शामिल किया जाएगा एनसीएपी के तहत। अब इन 130 शहरों को ही लेकर के जो एनसीएपी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण यानी कि क्लीन एयर सर्वे किया जाएगा। अब क्लीन एयर सर्वे में देखा जाएगा कौन सा शहर है जो अपने यहां पर बेहतर कार्य कर रहा है अपने यहाँ की प्रदूषित वायु को सही करने के लिए। ठीक है, प्रदूषित वायु को संदूषित करने के लिए। ठीक, ऐसे समझ लो। तो अब क्लीन एयर जो सर्वे किया गया, इस सर्वे को 3 कैटेगरी में बांटा गया। 3 कैटेगरी में कैसे? एक तो देखो बहुत बड़े बड़े शहर होंगे, यानी कि 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहर, दूसरे 3 से 10 लाख वाली जनसंख्या वाले, तीसरे 3 लाख से कम जनसंख्या वाली। तो 3 कैटेगरी में बांट करके यहां जो रैंकिंग दी गई है, उस रैंकिंग में हमें क्या याद रखना है? हमें पहली बात तो याद रखनी है, जो ये क्लीन एयर, जो आपका क्लीन एयर सर्वे है, ये क्लीन एयर सर्वे कहां पर इसकी घोषणा की गई? इसकी जो घोषणा की जाती है ये जयपुर में की जाती है। पिछली बार जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का हुआ ना, वो भोपाल में हुआ था। ठीक, याद रखना, कंपेयर करते हुए थोड़ा समझते चलना दोनों को, तो ये याद हो जाएगा। अभी वाला 2024 वाला ये जयपुर से, राजस्थान के जयपुर में इसकी घोषणा की जाती है क्लीन एयर सर्वे की। यानी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या में टॉप 3 आपके कौन है? पहले नंबर पे यहां पर सूरत है, याद रखना, पहले नंबर पे यहां पर सूरत है। लास्ट ईयर कौन था भाई? इंदौर था। अब इस बार इंदौर जो है सीधा 8वें स्थान पर गया है, यानी कि टॉप 3 में भी कहीं पर इंदौर नहीं दिखाई देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो टॉप 1 आपका पहली रैंक में ऑप्शन में वहां इंदौर जरूर देगा। तो ये जब तक आप याद नहीं कर लोगे, अच्छे से समझ नहीं लोगे इस न्यूज को, तब तक आपके दिमाग में सेट नहीं होगा यार। तो पहले नंबर पे अभी सूरत है कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 1 का मतलब 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो बड़े बड़े शहर हैं। और दूसरा जबलपुर का स्थान है, तीसरा आगरा का है। अब लास्ट ईयर देखो आगरा दूसरे पे था, दूसरे से कहां पहुंच चुका है? 3rd पे पहुंच चुका है। तो ये थोड़ा सा माइनर लेवल पर भी चीजें समझनी जरूरी है, यूपीपीसीएस उठाएगा यहां से क्वेश्चन। तो अब तीसरे पर पहुंच चुका है, लास्ट ईयर दूसरे पर था। ठीक, तो बड़े बड़े शहरों में हमें समझ में आया, पहले पर आपका सूरत, दूसरे पर जबलपुर, तीसरे पर आगरा। अब कैटेगरी 2 जो है, यहां पर फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश का ही शहर है फिरोजाबाद, पहले रैंक पर है, दूसरे पर अमरावती और तीसरे पर झांसी। क्योंकि टॉप 2 में देखो, टॉप 2 में यहां पर 2 यूपी से हैं, तो 2 यूपी से हैं, तो इसके भी तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण हो गए याद करने। ठीक, पहला किसका रैंक है? फिरोजाबाद का है, 3 से 10 लाख वाली जनसंख्या वाली कैटेगरी में, और दूसरा अमरावती और तीसरा झांसी का है। अब कैटेगरी जो 3rd है, 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में,
यहां पर टॉप किया है रायबरेली ने। तो यहां आप पहली रैंक भी अगर याद रखोगे तो काम चल जाएगा। तो कैटेगरी 3 में कौन टॉप कर रहा है? रायबरेली। समझ में आया? कैटेगरी 1 में तीसरा रैंक है आगरा का, पहला रैंक है सूरत का। कैटेगरी 2 में आपका पहला रैंक है आपका फिरोजाबाद, दूसरा अमरावती, तीसरा झांसी। कैटेगरी 3 में आपका टॉप कर रहा है रायबरेली, यह भी उत्तर प्रदेश से है। अब देखो यहां से क्वेश्चन 100% देखो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहां उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई दे रहा है। अब कैटेगरी 1 में अगर आपसे पूछा जाए टॉप 10 में कौन कौन से 3 शहर आपके शामिल हैं, अगर बहुत कठिन बनाएगा क्वेश्चन। देखो टॉप 3 में एक तो आगरा है भैया, आगरा तो तीसरी रैंक ही आई है। कैटेगरी 1 की बात हो रही है 10 लाख से ज्यादा जिनकी जनसंख्या शहरों में, तो आगरा तो भैया तीसरी रैंक आई है। साथ साथ चौथी रैंक पर लखनऊ है और पांचवी रैंक पर पांचवी रैंक पर कानपुर है। तो यहां एक चीज समझ में आई कि टॉप 10 में अगर पूछेगा, बहुत कठिन क्वेश्चन बनाएगा तो इस तरीके से बनाएगा कि अगर टॉप 10 में पूछेगा आपके कौन कौन से हैं जो कैटेगरी 1 में, बड़े शहरों में कौन कौन से बड़े शहर हैं जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में टॉप 10 में शामिल हैं, तो भैया एक तो आगरा हमें पता ही है, बाकी लखनऊ कानपुर भी है। ठीक, इतना एक बार देख लेना। कैटेगरी 2 के, कैटेगरी 3 के हम समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्वच्छ भारत मिशन पर। स्वच्छ भारत मिशन को देखो नेचर के द्वारा मान्यता मिली हुई है। नेचर क्या है? नेचर देखो ब्रिटिश की एक मैगजीन है। अब इसने एक शीर्षक निकाला, शीर्षक में यह बताया कि देखो भारत में 2 अक्टूबर 2014 को, कब? 2 अक्टूबर 2014 को एक अभियान चालू किया गया था सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, जहां पर लोगों के बिहेवियर में चेंज आया है, स्वच्छता को लेकर के लोगों का दृष्टिकोण बदला है। ठीक है, उससे होने वाले जो नेगेटिव इंपैक्ट है इसको लोगों ने समझा है और उनके मनोविज्ञान में परिवर्तन आया है, साइकोलॉजिकल चेंज आया है, बिहेवियरल चेंज देखने को मिला है। ठीक, तो ये समझना, यहां पर ये चर्चा की गई नेचर के द्वारा अपनी मैगजीन में। जो टाइटल था उसका टाइटल क्या दिया गया? टाइटल बोला गया स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर। ठीक है, यहां बताया गया है कि स्वच्छ भारत पर जब बिहेवियरल चेंज देखा गया तो वहां के लोगों में जो शिशु मृत्यु दर की जो संख्या है, जो दर है, यह भी घटी हुई नजर आई है। ये नेचर मैगजीन में देखो ये बात कवर की गई है। तो स्वच्छ भारत मिशन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया। कब, किस वर्ष में यह लाया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। इसी से जुड़ा हुआ एक अभियान है जो हर वर्ष देखो स्वच्छ भारत स्वच्छता ही सेवा अभियान है, ये हर वर्ष चालू किया जाता है। कब चालू किया गया? बहुत आसान है याद रखना, बताया ना, एक तारीख याद रखना, 17 सितंबर, प्रधानमंत्री जी का जो बर्थडे है उसी दिन से यह शुरू किया गया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के लिए यह स्वच्छता ही सेवा अभियान चालू किया गया। ठीक, अब स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत क्या थीम रखी गई, केंद्रीय विषय क्या था? तो 4 शाह थे यहां पर। 4 शाह मतलब स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। स्वभाव में स्वच्छता लाओ, संस्कारों में स्वच्छता लाओ, यही 4 शाह जो हैं इस स्वच्छता ही सेवा अभियान के थीम थी या केंद्रीय विषय रहे थे। ठीक, ये देखो प्रश्न यहां से भी बन सकता है। प्रश्न एक तो इसके केंद्रीय विषय पर, क्योंकि थीम्स वगैरह को लेकर के खूब क्वेश्चन बनते हैं, पीछे ट्रेंड देखा अभी हम लोगों ने। साथ ही साथ कब महीना पूछेगा तो महीना बहुत आसान याद रखना, 17 सितंबर है, प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है उस दिन, उसी दिन से 2 अक्टूबर, यानी कि जिस दिन से यह स्वच्छ भारत अभियान चालू किया गया या गांधी जी का जो बर्थ है वहां तक चालू किया गया इस स्वच्छता ही सेवा अभियान को। ठीक, यह न्यूज क्लियर? इस न्यूज से जो क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे वो क्लियर हो गया। अब विधि आयोग को लेकर के है। देखो विधि आयोग को लेकर के ये चर्चा है कि जो 23वां विधि आयोग है, 23वें विधि आयोग का गठन कर दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इससे पहले 22वें विधि आयोग के बारे में समझ लो, उससे पहले विधि आयोग के बारे में समझ लो थोड़ा। विधि आयोग के बारे में ये जानना है, पूछे अगर कोई आपसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो बताना है उसको कि भैया पागल हो गया, दोनों ही नहीं है। ना तो ये संवैधानिक है, संवैधानिक मतलब क्या होता है? जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, कोई आर्टिकल हो उसके लिए है, नहीं है। तो लॉ कमीशन के लिए कोई आर्टिकल नहीं है, साथ ही लॉ कमीशन स्टैट्यूटरी भी नहीं है। बोले क्यों, वैधानिक क्यों नहीं है? बोले देखो वैधानिक क्या होता है, कोई उसके लिए एक्ट हो, कोई अधिनियम हो, कोई अधिनियम है क्या इसके लिए? नहीं है। तो फिर ये क्या है? बोले ये देखो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक नोटिफिकेशन उस मंत्रालय के डिपार्टमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और वो नोटिफिकेशन जारी करके वही एक आयोग का गठन कर दिया जाता है, वही है हमारा विधि आयोग। तो विधि आयोग जो है हमेशा 3 वर्षों के लिए गठित किया जाता है, समझ लेना इस बात को, पॉलिटी में किया होगा। 3 वर्षों के लिए विधि आयोग का गठन किया जाता है। इसी संदर्भ में देखो 23वां विधि आयोग जिसका गठन कर दिया गया है, अभी इसके अध्यक्ष नहीं पता है, हालांकि पिछला जो 22वां था उसके विधि आयोग के अध्यक्ष थे ऋतु अवस्थी। ठीक है, इतनी न्यूज है देखो हमारे लिए काम की। तो विधि आयोग से संबंधित जो जो न्यूज आपके लिए महत्वपूर्ण है वो सारी यहां समझाने की कोशिश की गई है। 3 वर्ष इसका कार्यकाल रहता है, इसीलिए देखो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक के लिए इस विधि आयोग का गठन किया गया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बता दिए गए, 23वें विधि आयोग का जब अध्यक्ष आएगा उसका देख लेना आप, न्यूज तो क्लियर हो गई।
अब आते हैं डिजिटल कृषि मिशन पर। देखो डिजिटल कृषि बातें यहाँ की जा रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी वर्तमान समय में जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डीपीआई की बात की गई है यहाँ पर। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया, ये सब क्या है भैया, ये आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कृषि क्षेत्र में भी इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने की जरूरत है, ताकि किसानों को भी क्या हो सके, किसानों को भी ये जो बिचौलिए हैं इनसे निजात मिल सके, ठीक है, जो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं इनसे निजात मिल सके, डिजिटली सारी चीजें अवेलेबल हो सके। ठीक समझ में आया। तो यह डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य भी यही है, कृषि के क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करना, ये इसका हो गया उद्देश्य। अब बोले यह न्यूज वर्तमान समय में जो है ये वर्तमान समय में हमें क्यों पढ़नी है, पढ़नी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2817 करोड़ रुपए का जो आउटले है, टोटल जो व्यय है निर्धारित किया गया है इस स्कीम के लिए, कितना, 2817 करोड़ का, जिसमें से अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट ही 1940 यानी कि 2000 करोड़ के आसपास अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट ही वहन कर रही है। जबकि यहां एक चीज याद रखना, कृषि जो है किसका विषय है, कृषि राज्य सूची का विषय है। अब कृषि राज्य सूची का विषय है, फिर भी जो डिजिटल कृषि मिशन है, डिजिटल कृषि मिशन के तहत जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे जो है एग्रीकल्चर, देखो यहां पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्यों की स्थिति तो पता ही है कैसी है, कितनी खस्ता हाल है, तो कृषि के लिए क्या ही वो व्यय करेंगे, है ना, क्या ही राजस्व का निर्माण करेंगे। तो इस कारण से केंद्र सरकार के द्वारा 2817 करोड़ रुपए का जो आउटले है वो निर्धारित किया गया है, जिसमें से अकेले 1940 करोड़ रुपए केंद्र सरकार वहन कर रही है। ये समझ में आ गई न्यूज। अब न्यूज के साथ साथ डिजिटल जो कृषि मिशन है, इसके तहत देखो दो इसके पार्ट हैं, इसके दो पिलर हैं। पहला है एग्रीस्टैक, दूसरा है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से समझ में आ रहा होगा, कृषक को निर्णय लेने में आसानी हो सके। अब निर्णय लेने में आसानी होने से पहले थोड़ा एग्रीस्टैक को समझ लेते हैं। एग्रीस्टैक कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में समझो कि जैसे यूपीआई होता है ना, आपका यूपीआई होता है या आपका आधार कार्ड होता है ना, जो आपका पब्लिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हमारा आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड से क्या होता है, आपकी एक आईडी होती है। इसी तरीके की जो किसान की आईडी होगी, फार्मर आईडी होगी, वो एग्री स्टैक के अंतर्गत किसानों को जो फार्मर आईडी दी जाएगी। अब उस फार्मर आईडी के माध्यम से ही उसकी एक डिजिटल पहचान हो सकेगी। अब उसकी एक डिजिटल पहचान होगी, जो इसके अभिलेख होंगे, जो भी भू अभिलेख होंगे, भूमि अभिलेख होंगे, उनका एक डिजिटल रिकॉर्ड होगा। डिजिटल रिकॉर्ड के चलते सारे विवाद खत्म किए जा सकते हैं, और विवादों के कारण भूमि कौन सी कृषि भूमि किस किसान की है, ये सब क्लियर रहेगा, सरकार के समक्ष क्लियर रहेगा, सरकार आसानी से उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगी। ठीक है, यही है देखो एग्री स्टेक। बिल्कुल ब्रीफ समझते चलना है, क्योंकि ये न्यूज जो है ना, न्यूज जब समझ में आ जाएगी तो फिर ये रटना, जो याद करना है, बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा है भैया कृषि डिसीजन सपोर्ट। अब कृषि डिसीजन सपोर्ट के अंतर्गत किसानों को देखो, चाहे फसलों से संबंधित हो, मिट्टी से संबंधित हो, यहाँ रिमोट सेंसिंग आधारित जानकारी अगर उपलब्ध करा दी जाए, तो किसान जो है फसल से संबंधित, उत्पादन से संबंधित जो निर्णय लेने में बहुत उसको सहजता रहेगी। इसी के चलते देखो सॉइल प्रोफाइलिंग मैपिंग की जाएगी। सॉइल प्रोफाइलिंग में देखो वहां की जो सॉइल रहेगी, उस सॉइल में पता लगाया जाएगा कि भाई इस जगह की, इस किसान की जो ये भूमि है, इसकी सॉइल प्रोफाइलिंग, पूरी सॉइल को ही खोल कर रख दिया जाएगा कि भाई किन फसलों का उत्पादन करना चाहिए, कौन से उर्वरक यहाँ पर डालने चाहिए, ये सारी जानकारी उसको मिल जाएगी। इसके अलावा डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण वहां लगाया जा सकेगा। ये सारे अनुमान जो है एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से डिजिटल जो कृषि मिशन है, ये क्यों आया समझ में आ गया। और इसके तहत जो आवंटन है, कितना व्यय किया जा रहा है, तो 2817 करोड़ रुपए का व्यय किया जा रहा है। दो इसके जो पिलर हैं, एग्री स्टैक और आपका किसान जो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, दो इसके पिलर समझ में आ गए, ये न्यूज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। देखो सेमीकंडक्टर मिशन पर आने से पहले ये समझ लो सेमीकंडक्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए थोड़ी, बहुत आसान है, इजीली समझ में आएगा। सेमीकंडक्टर क्या होता है, आप सेमीकंडक्टर जिसे अर्धचालक बोलते हो, वर्तमान समय में ऐसे समझो मोबाइल्स वगैरह यूज करते हो, मोबाइल्स वगैरह में जो एक सेमीकंडक्टर की चिप यूज होती है, उस चिप के माध्यम से ही सारे कार्यों का संचालन किया जाता है। पहले जो होता था सेमीकंडक्टर की चिप बहुत बड़ी बड़ी कमरे के आकार की होती थी, तो कंप्यूटर का आकार एक कमरे से एक हाथ में आपके जो आ गया ना, उसका कमाल क्या है, उसका कमाल है सेमीकंडक्टर चिप। ठीक है, ये कमाल कैसे हुआ, इस सेमीकंडक्टर चिप के कारण ही हुआ। तो भविष्य में ये जो डिजिटल जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, चाहे मशीन लर्निंग की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, वहां पर ये जो चिप है ये केंद्र में रहती है, क्योंकि सारी जो जरूरतें हैं वो इस चिप के माध्यम से ही पूरी हो रही हैं। और जितनी ही चिप ये एडवांस होती जा रही है, उतने ही ये इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं वो और ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा उनका आकार छोटा होता चला जा रहा है। क्लियर बात है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो ज्यादा डेवलप्ड कंट्री होंगे,
वहां की जो चिप है बहुत ज्यादा और छोटे आकार की होगी और नैनो आकार की होगी। ठीक, जैसे एप्पल वगैरह के जो फोन देखते हो ना, वहां पर 2 नैनोमीटर बहुत छोटी छोटी चिप होती है उसमें, जो सेमीकंडक्टर चिप्स लगी होती हैं। और जबकि भारत जैसे देशों में जब छोटी चिप्स हमें, देखो निर्माण तो हम कर ही नहीं रहे हैं, हम फिर क्या करते हैं, इनको आयात करते हैं। आयात करने में भी देखो सेमीकंडक्टर्स में खासकर ज्यादातर जो दो प्रमुख रूप से सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, एक सिलिकॉन, एक जर्मेनियम, दो महत्वपूर्ण रहते हैं। तो सिलिकॉन वगैरह की ही जो सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाती है, क्योंकि इसका हम आयात करते हैं। और आयात में भी याद रखना 70% जो सेमीकंडक्टर का उत्पादन होता है तीन ही देश कर रहे हैं। कौन कौन से? एक ताइवान हो गया, दूसरा आपका सिंगापुर हो गया, और तीसरा आपका कौन सा? चीन हो गया। ये चीन जो हब आपको दिख रहा है दक्षिण पूर्व के क्षेत्र में, देखो ताइवान हो गया, सिंगापुर हो गया और ऊपर चाइना हो गया। तो ये तीनों देश अकेले ही 70% सेमीकंडक्टर्स का एक्सपोर्ट करते हैं। फिर भैया इसके अलावा जो अमेरिका ये सारे देश हैं, बचे हुए 30% में आते हैं। भारत तो कहीं पर है ही नहीं इस तरीके की चिप्स वगैरह के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। तो अब इसलिए भारत के संदर्भ में न्यूज जरूरी इसलिए है कि वर्तमान समय में सेमीकंडक्टर को लेकर के देखो, 1 सितंबर 2024 की न्यूज ये है कि सासण गुजरात में एक सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना हुई है। ये न्यूज तो आप पढ़ लोगे, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड समझ के पढ़ोगे ना तो न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। तो ये हो गई सेमीकंडक्टर की जरूरत के साथ ही आपका 2021 में, वर्ष कब रहता है? 2021 का। ठीक, वर्ष 2021 का रहता है जहां सेमीकॉन इंडिया यह मिशन चलाया गया। और ये क्या था भैया? यहां पर बोला गया सरकार के द्वारा 76,000 करोड़ रुपए का यहां पर आवंटन किया गया, यानी कि इतना आउटले निर्धारित किया गया। इतना आउटले क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर किया जाएगा, कोई कंपनी आती है, चाहे भारतीय कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी हो, चाहे विदेशी कंपनी हो, तो उसको 50% सरकार के द्वारा उसको मदद की जाएगी। यानी कि भारत सरकार, ये जो 76,000 करोड़ रुपए समझ में आया क्यों है? तो भारत सरकार के द्वारा 50% उसको मदद सरकार करेगी। तो इस तरीके से उसको प्रोत्साहन भी मिलेगा। प्रोत्साहन ऐसे मिलेगा कि कम राशि का निवेश करके वो इस क्षेत्र में क्या कर सकती है, इस क्षेत्र में कम राशि का निवेश करके ज्यादा से ज्यादा उसको प्रॉफिट हो सकता है। और सरकार के भी जो सेमीकंडक्टर, जो अर्धचालक से संबंधित जो उद्योग है, यह भी फलीभूत तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। क्लियर? समझ में आया? तो देखो, ये जो सेमीकॉन इंडिया आता है 2021 में, 76,000 करोड़ के तहत ही 76,000 करोड़ रुपए का यहां पर व्यय निर्धारित किया जाता है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर जून 2023 की न्यूज आती है। यहां पर एक कंपनी होती है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी होती है। इसका नाम क्या होता है? देखो, इसका नाम है आपका माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक। ध्यान से समझना, पूरी कहानी है एकदम। ये न्यूज जिस हिसाब से दी हुई है ना, उस न्यूज के हिसाब से पढ़ोगे तो कंफ्यूज थोड़ा सा रहोगे, लेकिन यहाँ एक कहानी की तरह समझो कि सेमीकंडक्टर का महत्व देखते हुए आगे फिर सरकार के द्वारा क्या किया गया। आगे सरकार के द्वारा सेमीकॉन इंडिया लाया गया 2021 में। यहाँ 76,000 करोड़ रुपए का निवेश निर्धारित किया गया। और ये कैसे मदद की जाएगी? कोई कंपनी आती है हमारे यहाँ पर निवेश करती है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, तो यहाँ पर सरकार के द्वारा उसको 50% की आर्थिक मदद दी जाएगी। ठीक, अब इसी के चलते जून 2023 में एक कंपनी यहाँ इंटरेस्टेड दिखती है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक। यह अमेरिका बेस्ड कंपनी है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक। यह बोलती है कि हम भैया तुम्हारे गुजरात के शासन में क्या करेंगे, गुजरात के शासन में ही हम एक सेमीकंडक्टर यूनिट, अर्धचालक जो इकाई है, इसकी स्थापना करेंगे। तो इसकी प्रस्ताव रखा जाता है इस कंपनी के द्वारा, इसको मंजूरी दे दी जाती है। तो पहला प्रस्ताव इस तरीके से रखा गया। आगे चल करके फरवरी में बात की जाती है, 3 और सेमीकंडक्टर यूनिट्स लगाई जाएंगी। 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स कहां लगाई जाएंगी? देखो, पहली गुजरात में लग चुकी है, और 3 जो लगाई जाएंगी वह 3 में से 2 तो देखो गुजरात में लगेंगी, एक जो है असम के मोरी गांव में। ठीक, ध्यान से सुनना, पहली लग चुकी है, पहली अमेरिकन बेस्ड कंपनी के द्वारा प्रस्ताव रखा गया, उसको मंजूरी मिल गई। आगे की जो 3 कंपनी स्थापित करने की बात की गई, 3 में से पहली देखो बोला गया धोलेरा में। धोलेरा गुजरात में यह पहली स्टेब्लिश की जाएगी। और जो गुजरात वाली दोनों रहेंगी, देखो गुजरात वाली, सॉरी, एक गुजरात की और दूसरी असम की। गुजरात और असम की जो कंपनी रहेंगी, ये टाटा के द्वारा, कौन सी कंपनी? टाटा कंपनी के द्वारा ही यहां पर देखो ये स्थापित की जाएगी जो सेमीकंडक्टर यूनिट है। तो यह सेमीकंडक्टर जो इकाई है, इसकी स्थापना टाटा कंपनी के द्वारा स्थापित की जाएगी। पहली चीज समझ में आई। दूसरी, जो असम के अर्धचालक है, यह भी टाटा के द्वारा। तीसरी कहां पर भैया? तीसरी सासण गुजरात में, जहां पहली स्थापित की गई थी, यहां पर तीसरी भी। लेकिन यह सीजी पावर, और सीजी पावर के साथ साथ थाईलैंड की कंपनी भी इसकी मदद करेगी। ठीक है, और जापान की कंपनी मदद करेगी। ठीक है, यहां देखो दिया हुआ है, थाईलैंड और जापान की जो कंपनियां हैं वो भी इसकी मदद करेंगी। तो सीजी पावर एंड जो आपका इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड है, एक यह कंपनी रहेगी, और दूसरी आपकी थाईलैंड और जापान की कंपनी रहेगी। ये तीनों कंपनियां मदद करेंगी शासन में आपकी। तीसरी जो देखो आपकी यह सेमीकंडक्टर यूनिट स्टेब्लिश की जाएगी। क्लियर हुआ? यहां से एक चीज क्लियर हुई, सेमीकॉन इंडिया आता है,
इंडिया के बाद में रिवाइज कर लेते हैं। सेमिकॉन इंडिया के बाद में पहली जो कंपनी है वह कंपनी देखो आपकी अमेरिकन बेस्ड कंपनी के द्वारा जो यूनिट स्टैब्लिश की जाती है। आगे जो 3 है आपकी यूनिट सेमीकंडक्टर की, 2 गुजरात में, एक असम में, असम के मोरीगांव में। तो गुजरात में भी एक धोलेरा में और मोरीगांव में, वो टाटा के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा वहां पर। और जो आपकी धोलेरा के अलावा जो गुजरात में आपकी सासण में होगी, ये सीजी पावर कंपनी के द्वारा यहां पर स्टैब्लिश की जाएगी। ये हो गई पीछे बैकग्राउंड पूरा। तो 4 जो है सेमीकंडक्टर यूनिट स्टैब्लिश हो चुकी थी। वर्तमान की न्यूज ये है 2 सितंबर 2024 की कि सासण में ही एक 5वीं, कुल मिलाकर देखा जाए तो कौन सी है, 5वीं है सेमीकंडक्टर यूनिट। तो 5वीं जो है ये सेमीकंडक्टर यूनिट स्टैब्लिश की जा रही है। भारत की ही प्राइवेट कंपनी है केनेस, ठीक है, केनिश पढ़ लो, कायंस पढ़ लो, कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ही यह स्थापित की जाएगी। तो कुल मिलाकर यह जो सेमीकंडक्टर को लेकर के जो न्यूज है यह पूरी क्लियर हो गई। करंट को लेकर के सारी बैकग्राउंड से समझ ली कि सेमीकॉन इंडिया अगर पूछा जाएगा तो कितना बजट, 76,000 करोड़ रुपए के साथ में 2021 में यह प्रोजेक्ट आता है सरकार का। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत को इंपोर्टर से निकालना है बाहर, और यहां जो जरूरतें होती है उसके अनुसार मैन्युफैक्चरिंग कहां पर करनी है, भारत में ही करनी है। तो बड़ी बड़ी जब तक कंपनियां नहीं आएंगी, इन्वेस्ट नहीं करेंगी यहां पर इस क्षेत्र में, तब तक आप कैसे कर सकते हो भाई, है ना। तो इसी संदर्भ में ही आपको यह समझना है इस न्यूज को। इस न्यूज में सासण में दिया था, न्यूज यह थी कि कायन सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की जाएगी। लेकिन ये इकाई से पहले आपको बैकग्राउंड समझना जरूरी है। बैकग्राउंड में सबसे पहली जो आपकी स्थापित की गई वो माइक्रोन कंपनी के द्वारा, है ना, अमेरिका बेस्ड कंपनी है। उसके बाद में 3 आपकी और सेमीकंडक्टर यूनिट लगती हैं, एक लगती है धोलेरा में, एक असम के मोरीगांव में, एक सासण में। ये हो गई टोटल 4 इस तरीके से। और जो 5वीं है वर्तमान की है वो सासण में आपकी लगती है, ठीक। तो कुल मिला के वर्तमान समय में 5 जो है आपकी जो सेमीकंडक्टर यूनिट्स हैं उनकी स्थापना हो चुकी है, उनको मंजूरी मिल चुकी है। अब ये धीरे धीरे स्थापित की जा रही हैं, ठीक। अब फिर एक और न्यूज थी भारत और अमेरिका के बीच। देखो अमेरिका जब अभी प्रधानमंत्री जी गए थे तो वहां पर भी सेमीकंडक्टर को लेकर के ही दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। और यहीं पर एक अमेरिका में काम करता है, अधिनियम है, एक कानून है 2022 का चिप्स एक्ट। ये इसी तरीके का है जो सेमीकॉन जो इंडिया हमने चलाया ना, इसी तरीके का ही एक प्रावधान था इसमें कि यहां 2022 में जब चिप्स एक्ट आता है तो अमेरिका के द्वारा यह बोला जाता है कि हम जो है क्या करेंगे, हमारे यहां पर आ जाओ, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में, अर्धचालक वाले क्षेत्र में आप निवेश करो, हम तुमको अधिक से अधिक आर्थिक जो है क्या करेंगे, मदद करेंगे तुम्हारी, ठीक है, 50% के आसपास हम तुमको वहां पर मदद कर देंगे। तो कुछ वैसा ही मिलता जुलता प्रोविजन है। ये होता क्या है, इन्वेस्टमेंट को एक तरीके से आकर्षित करने के लिए होता है इस क्षेत्र में, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह को लेकर के न्यूज है। क्या न्यूज है भाई, देखो हम जब आजाद होते हैं, आजाद होने के साथ में 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र, है ना, जो रिपब्लिक इंडिया के रूप में मनाते हैं। अब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। संविधान लागू होने के बाद याद रखना 28 जनवरी 1950, कब, 28 जनवरी 1950 तारीख याद कर लेना, क्या तारीख है, 28 जनवरी याद रखना, 26 जनवरी नहीं है। 28 जनवरी को ही जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका उद्घाटन होता है। इसी आधार पर ही आपका 28 जनवरी 2025 को, इसी आधार पर 28 जनवरी 2025 को डायमंड जुबली बनाई जाएगी। डायमंड जुबली क्या होता है, जब कोई भी संस्था, संगठन, कोई भी घटना जिसके 75 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो वह डायमंड जुबली के रूप में जाना जाता है वो घटना, ठीक है। तो डायमंड जुबली कब मनाई जाएगी, याद रखना 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ। इसी कारण से 28 जनवरी 2025, वर्ष क्या है 2025 को यह डायमंड जुबली मनाई जाएगी। इसी उपलक्ष्य पर देखो इसके पहले द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण कर दिया गया। अब ध्वज आप अगर देखोगे, यहां देखो अभी तो नहीं दिखा सकते, लेकिन अब ध्यान से देखना जाकर के, नीले कलर का ध्वज है आपका। सर्वोच्च न्यायालय का जब ध्वज देखोगे तो वो पूरा नीले कलर का है, और नीले कलर के ध्वज पर ही आपका देखो नीचे एक संविधान की पुस्तक रखी होगी, पुस्तक के ऊपर ही आपका वह बिल्डिंग बनी होगी सर्वोच्च न्यायालय की, और सर्वोच्च न्यायालय की बिल्डिंग के ऊपर ही आपको अशोक चक्र दिख जाएगा, ठीक है। ये ध्वज है, ध्यान से देखना, अशोक चक्र आपको दिखेगा नीचे संविधान की पुस्तक पर, सर्वोच्च न्यायालय की बिल्डिंग दिख जाएगी और उसके ऊपर ही अशोक चक्र, और ध्वज किस कलर का होगा, नीले रंग का होगा, ठीक है भाई। और ये ध्वज और प्रतीक चिन्ह का यही जो है अनावरण किया गया है। साथ ही साथ यहां पर जो संपूर्ण पूरा डिजाइन है, वृत्त में क्या लिखा हुआ है, इसके निचले भाग में संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है, यतो धर्मस्तो जयः। यतो धर्मस्तो जया मतलब जहां धर्म है वहां विजय है, ठीक। ये क्लियर हुआ। अब यहां एक चीज याद रखना, क्वेश्चन कैसे बनाएगा, क्वेश्चन बनाएगा यहां पर कि यह जो अनावरण किया गया है ध्वज का और यह जो प्रतीक चिन्ह का, तो ये किसके द्वारा किया गया, क्वेश्चन यहां से बनेगा, किसके द्वारा। तो कंफ्यूजन में आप प्रधानमंत्री मत मार देना, यहां याद रखना राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका अनावरण किया। कंफ्यूज क्यों हो जाओगे, क्योंकि यहीं पर एक सम्मेलन होता है, राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन होता है 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में, ठीक।
75 वर्ष पूरे होने पर ही एक सम्मेलन भी किया जा रहा होता है। अब इस सम्मेलन का उद्घाटन कौन कर रहा है? इस सम्मेलन का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। याद रखना ध्यान से। जो ध्वज और प्रतीक चिन्ह है, इसका अनावरण कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। यहीं से प्रश्न बनाएगा, ध्यान से सुन लेना। और दूसरा क्या है? जो सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, 75 वर्षों के उपलक्ष्य पर जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जा रहा है? प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक, प्रश्न इन्हीं दो में से आएगा घुमा फिरा के, और इसको लेकर के और क्या क्या इसमें ध्वज में शामिल है ये सब क्लियर हो गया। ये तो सभी को याद रहता है, कंफ्यूज यहीं पे करता है। फिर अगला है भैया, किसको लेकर के? वाधवन पोर्ट को लेकर के। वाधवन पोर्ट को लेकर के न्यूज इतनी सी है, बहुत आसान न्यूज है कि देखो हमारे यहाँ पर कितने मेजर पोर्ट हैं, ध्यान से समझना। मेजर पोर्ट, थोड़ा बैकग्राउंड समझो। मेजर पोर्ट कितने हैं अगर पूरा आप ध्यान से देखोगे तो मेजर पोर्ट यहां से लेकर के, क्योंकि तीन ओर से क्या है, हमारी जो तटरेखा है घिरी हुई है, तीन ओर तटरेखा है, तो मेजर पोर्ट हमारे 12 हैं वर्तमान समय में। कितने हैं? 12 मेजर पोर्ट हैं। अब मेजर पोर्टों का जो इंप्लीमेंटेशन होता है किसके हाथों में होता है? केंद्र सरकार के हाथ में होता है। तो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के हाथ में होते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़े स्तर पर जहां से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की गतिविधियां होती हैं वो सारे के सारे ही मेजर पोर्ट के रूप में जाने जाते हैं। कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं। ऑप्शन में आपको क्या बताना है? कमेंट में आपको बताना है कौन से पोर्ट है जो आर्टिफिशियल पोर्ट है, मेजर पोर्ट। ठीक, आर्टिफिशियल मेजर पोर्ट के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर वाधवन से लेकर के न्यूज क्या है। वाधवन से लेकर के न्यूज ये है कि देखो ये 12 मेजर पोर्ट हैं, और ये वाधवन अगर तैयार हो जाता है तो ये 13वां मेजर पोर्ट हो जाएगा भारत का। क्या हो जाएगा? 13वां। कहां पर है? जब महाराष्ट्र में जाओगे तो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर महाराष्ट्र में ही एक जिला है पालघर, तो पालघर जिले में ही इसका उद्घाटन या निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण कहां पर हो रहा है? पालघर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के। कहने को ये महाराष्ट्र में है, लेकिन जितना नजदीक ये गुजरात के क्षेत्र में है ना, बहुत नजदीक पड़ता है, तो गुजरात के क्षेत्र से ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैक्सिमम यहां से होगा। ठीक, वहां से क्षेत्र से होने वाला एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी ये महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में ही जो आपका ये पोर्ट बन रहा है, वाधवन पोर्ट। ठीक, ध्यान रखना ध्यान से। तो वाधवन पोर्ट कहां पर है? महाराष्ट्र में है, और ये 13वां मेजर पोर्ट बन जाएगा जब ये तैयार हो जाएगा। सबसे गहरे जो है पोर्ट्स में से एक होगा ये। क्लियर हुआ? 12 मेजर पोर्ट्स कौन से हैं? ये आपके 12 मेजर पोर्ट दिए हुए हैं। ये 12 मेजर पोर्ट्स एक बार देख लेना किस स्टेट में है, ये भी एक बार देख लेना। ये इतना देखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेजर पोर्ट से संबंधित एक न्यूज आई है। न्यूज आई है तो 12 के 12 आपको पता होना चाहिए किस राज्य में है। अब जैसे इधर आपका मान लो कामराजर दे देगा, कामराजर पत्तन देगा, अब इसको आगे स्टेट दे देगा। ये जैसे आपका मुरगांव पत्तन देगा, आगे गोवा दे देगा, फिर कोचीन दे देगा, केरल आगे दे देगा, राज्य के नाम देगा, इधर पत्तन के नाम देगा। एक तरीका ये भी है मैच द फॉलोइंग में आपका क्वेश्चन बनाने का। फिर इसके बाद करते हैं, जब पोर्ट से संबंधित ये न्यूज क्लियर हुई, न्यूज के साथ साथ एक कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है। अब कंटेनर को लेकर के देखो किस पोर्ट ने कितना बेहतर परफॉर्मेंस दिया, इसी से संदर्भ में यह जो इंडेक्स है जारी किया जाता है। ठीक है, अब इस इंडेक्स से संबंधित न्यूज जानते हो क्या जरूरी है हमारे लिए? अब इस कंटेनर पोर्ट जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? पहला जारी करता कौन है? वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। S&P और वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। देखा जाता है कि कौन से विश्व के पोर्ट हैं परफॉर्मेंस में, कंटेनर पोर्ट के परफॉर्मेंस में कितना बेहतर कार्य कर रहे हैं। क्लियर? तो जो CPI है, देखो CPPI, ठीक है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो CPPI जो है, इसके तहत अगर जो डेटा देखा जाए, इसमें हमेशा की तरह यानी कि पिछले साल की तरह ही इस बार भी चीन का जो यांगशांग पोर्ट है, कौन सा? चीन का जो यांगशांग पोर्ट है, ये पहले स्थान पर रहा है। फिर भारत के संदर्भ में हमें क्या पढ़ना जरूरी है? भारत के संदर्भ में पढ़ना यह जरूरी है कि जो टॉप 100 की सूची आई है, टॉप 100 की सूची में, यहां ध्यान से सुनना, टॉप 100 की सूची में जो 9 पोर्ट हैं, 9 पोर्ट जो है भारत के शामिल हैं। कितने? 9। ध्यान से समझ लेना कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। एक प्रश्न बनेगा कि ये जो CPPI जो है आपका, ये जारी करता पूछ लेगा सीधा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक वहां पर होगा ऑप्शन में, WEF भी होगा, ऐसे ऑप्शंस होंगे आपके। लेकिन आपको ये याद रखना है कि टॉप 100 की जो लिस्ट आई, उन टॉप 100 पोर्ट्स में से आपके 9 जो हैं भारतीय पोर्ट शामिल हैं। अब 9 भारतीय पोर्ट शामिल हैं, पहला डेटा ये महत्वपूर्ण है। दूसरा ये जरूरी है कि देखो एक पोर्ट है आपका जो टॉप 20 में आया, यानी कि टॉप किसने किया है। ठीक है, इन 100 में से जो 9 है भारत के, उन 9 में से टॉप किसने किया है? तो जो टॉप किया है वो विशाखापत्तनम ने किया है। विशाखापत्तनम के मामले में जानना जरूरी इसलिए है, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, क्योंकि एक यह ऐसा पोर्ट है जो पिछले साल, जैसे कोई स्टूडेंट है, अब पिछले साल वो फेल कर गया, अगले साल जब रिजल्ट आता है तो वो भैया टॉप कर जाता है। ठीक है, वो रैंक लगा देता है, तो महत्वपूर्ण हो गया। तो ऐसे विशाखापत्तनम की कहानी है। कैसे? विशाखापत्तनम लास्ट ईयर 115वीं रैंक आई थी,
अगर इसमें देखा जाए 2022 का जो इंडेक्स आता है इसमें 115वीं यानी कि टॉप 15 में भी सॉरी टॉप 100 में भी कहीं नहीं था। अब जब इस बार आता है रैंक तो इस बार सीधा 115 से कहां पहुंच गया, 19वां पहुंच गया। यानी कि इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस अगर दिया है किसी पोर्ट ने, भारतीय पोर्ट ने, तो उसके बारे में क्वेश्चन तो बनता है भाई, बनता है कि नहीं बनता है। तो इसलिए विशाखापत्तनम, पतन से उसका विशाखा है ना, शाखा पे बैठ गया है वो, ऐसे याद कर लेना। तो विशाखापत्तनम जो है आपका पोर्ट, इसने टॉप कर लिया है और ये 19वें पर आ गया है। टॉप नहीं किया है, भारत में टॉप किया है इसने। और जो 9 आपके पोर्ट हैं ये 9 दिए हुए हैं। अगर बहुत कठिन क्वेश्चन बनाएगा तो पूछेगा कि जो 9 आपके पोर्ट हैं उसमें से कौन सा मेजर पोर्ट इसमें टॉप जो 100 है इसमें 9 बंदरगाहों में से शामिल नहीं है। बहुत कठिन क्वेश्चन बनाएगा, नहीं तो इतने से ही क्वेश्चन बन जाएगा। 9 में देखो एक विशाखापत्तनम है, कामराजर है, कोचीन, चेन्नई और जवाहर नेहरू, ये आपके समझ लो 5 हैं पोर्ट। जो 12 आपके मेजर पोर्ट हैं इसमें से 5 जो पोर्ट हैं ये 9 में शामिल हैं। 9 में से 5 कौन से हैं? 9 में से 5 भैया मेजर पोर्ट हैं। बहुत कठिन बनाएगा तो यहां इतना आएगा कठिन, नहीं तो इतना कठिन पूछेगा नहीं, ठीक है। फिर भी सुन लो एक बार, 9 जो पोर्ट आपके टॉप 100 में शामिल है उसमें से 5 जो है मेजर पोर्ट हैं। ये 5 आपके जो हाईलाइट किए हुए यही 5 मेजर पोर्ट हैं, ठीक है, क्लियर। तो थोड़ा सा 1 सेकंड रुकना, थोड़ा सा चार्जिंग लगा लें। चलिए फिर लग गया है। अब देखो वाधवन को लेकर के जितनी न्यूज है उस पोर्ट को लेकर के सारी क्लियर हो गई होगी, और उससे संबंधित जो मेजर पोर्ट से संबंधित न्यूज है या सीपीपीआई जो आपका ये इंडेक्स आया है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को लेकर के जो न्यूज है वो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आपको कमेंट में क्या बताना है, जो मेजर पोर्ट्स 12 हैं, इन 12 मेजर पोर्ट्स में से कौन सा आर्टिफिशियल है, ठीक, कौन सा कृत्रिम पोर्ट है, कृत्रिम मेजर पोर्ट आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है आपकी एनआईसीडीपी। एनआईसीडीपी मींस नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है इसमें 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी दी गई है। तो 12 यानी कि नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी दी जा रही है। इसका मतलब इस न्यूज को थोड़ा सा समझते हैं, खंगालते हैं कि क्या है भाई, है ना, एनआईसीडीपी क्या है ये। तो यह जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये सरकार के द्वारा चलाया गया भारत के औद्योगिक विकास के लिए। भारत के औद्योगिक विकास के लिए देखो, भारत का जो भी ये क्षेत्र है यहां पर एक औद्योगिक गलियारा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाए। तो 2020 की यह बात होती है, ठीक है, ध्यान से सुनना, 2020 की बात होती है। भारत सरकार के द्वारा एनआईसीडीपी यह प्रोग्राम चलाया जाता है। इसके तहत 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना के लिए बात की जाती है, यानी कि इनका विकास किया जाएगा पूरे भारत में, ताकि इस कॉरिडोर से एक तो कनेक्टिविटी यानी कि मल्टी लेवल कनेक्टिविटी की जाएगी, एक्सप्रेसवेज जोड़े जाएंगे, पोर्ट्स जोड़े जाएंगे, ठीक है, ताकि जो कॉरिडोर है ना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट है वो बाधित ना हो किसी भी तरीके से। तो इस संदर्भ में ही यह प्रोग्राम चलाया गया। इस प्रोग्राम में शुरुआती दौर में पहले 4 स्मार्ट शहरों का विकास किया गया, ठीक, समझना, बैकग्राउंड समझना, अभी पीछे की बैकग्राउंड न्यूज समझ रहे हैं। इसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ही, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए भारत की हमने 4 स्मार्ट शहरों का विकास किया। वो 4 स्मार्ट शहर कौन से थे? पहला था देखो धोलेरा। धोलेरा आपका स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो गुजरात में था। दूसरा महाराष्ट्र में औरंगाबाद औद्योगिक शहर, ठीक है, ध्यान से सुनना, बैकग्राउंड की न्यूज है ये सारी। 4 आपके डेवलप्ड ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहर विकसित किए गए। 2020 का एनआईसीडीपी जो प्रोग्राम चला है इसके तहत पहला आपका धोलेरा, दूसरा औरंगाबाद महाराष्ट्र का, तीसरा ग्रेटर नोएडा का जो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की गई, चौथा भैया जो आपका विक्रम उद्योगपुरी जो मध्य प्रदेश में है, इंटीग्रेटेड जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। तो एक तो इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो है आपकी मध्य प्रदेश में विक्रम उद्योगपुरी में, दूसरी जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है वो ग्रेटर नोएडा में, और बाकी 2 शहर जो आपके कौन से हैं, धुलेरा है, दूसरा आपका औरंगाबाद है। ठीक, समझ में आया। ये इंडस्ट्रियल जो स्मार्ट शहर हैं ये 4 विकसित किए गए। बोले ये 4 विकसित हो चुके हैं। अभी करंट की न्यूज ये है कि ये जो करंट की न्यूज यह थी कि 12 नए और औद्योगिक शहर जो हैं जिनको विकसित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो 12 नए विकसित जो शहर हैं उनमें से प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न पहला बनेगा कि ये जो 12 नए औद्योगिक शहर हैं भैया जो एनआईसीडीपी प्रोग्राम के तहत ये विकसित किए जा रहे हैं, इसमें से उत्तर प्रदेश से हैं क्या? एक भी बोलोगे हाँ भाई, उत्तर प्रदेश से 2 शहर हैं आपके। एक है आपका आगरा, दूसरा है प्रयागराज। कौन से 2 शहर हैं? आगरा और प्रयागराज। चाहो तो भैया एक बार पढ़ लो, ये जो 12 हैं, 12 नहीं यहाँ 11 दिए हुए हैं। बोलोगे 11 क्यों दिए हैं? 11 इसलिए दिए हैं, जब शुरू में बताया ना, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन का एक बड़ी बाधा क्या थी कि क्यों ये लागू करना जरूरी है? क्योंकि भैया यहाँ पॉलिसी पैरालिसिस की एक समस्या भी आती थी। उसी का उदाहरण देखो यहाँ दिख जाएगा। 12 जो औद्योगिक शहर चुने गए जिनको मंजूरी दी गई, वहां पर एक शहर नहीं, एक शहर का जो है यहाँ पर नाम नहीं मिलेगा। 12वें शहर का कौन सी जगह का है? वो जगह का है हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से ही एक शहर का चुनाव करना था। अब ये चुनाव क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वहां पर भैया
इलेक्शन थे, विधानसभा के चुनाव थे। अब विधानसभा के चुनाव के चलते कोई भी पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है, आचार संहिता लगी हुई है। इसी कारण से 11 आपके औद्योगिक शहरों की ही यहां पर घोषणा होती है। 11 औद्योगिक शहरों में से अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश से कौन से दो हैं, तो आगरा है और दूसरा प्रयागराज है। ठीक, याद करने वाली जो न्यूज है समझ में आ गई, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्लियर हो गया। अगली न्यूज है भाई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के बहुत विवाद भी हुआ। विवाद क्यों हुआ? चूंकि देखो 2004 से, ध्यान से सुनना, 2004 से आपकी एनपीएस लागू थी, है ना, न्यू पेंशन स्कीम। अब न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के बहुत सारा डिबेट होता था, है ना, बहुत सारे कर्मचारी लगातार इसका विरोध करते थे। अब इस विरोध को ही से ही बचने के लिए, चूंकि इलेक्शन भी है और इलेक्शन के चलते ही यहां पर समझ सकते हो कि यूपीएस, यूनिफाइड जो आपकी पेंशन स्कीम है, यह आती है। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस से थोड़ा सा बेहतर है। बेहतर बताया जा रहा है कि भाई एनपीएस से आप क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो यूपीएस की ओर, जितने भी कर्मचारी हैं। इसके तहत क्या गारंटी दी गई है, ये समझ लो। पेंशन की गारंटी किस तरीके से दी जा रही है? पहली बात तो ये समझो कि जो ये यूपीएस मंजूरी दी गई है, ये 24 अगस्त 2024 को सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी दी जाती है। 24 याद रखना, ठीक है, 24/2024, यह 24 अगस्त है, महीना कौन सा है, अगस्त का है। तो ये मंजूरी दे दी जाती है यूपीएस को, और ये लागू कब से होगी? ये 1 अप्रैल 2025 से, यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर से। कब से लागू हो रही है? न्यू फाइनेंशियल ईयर से 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो रही है। क्लियर, समझ में आया? बिल्कुल टफ नहीं है याद करना ये तारीखें। तो अब बात करते हैं क्या किया गया। देखो इसमें पेंशन सुनिश्चित की गई है। पेंशन सुनिश्चित कैसे की जाएगी? जैसे मान लो इस वर्ष 60 साल में 2025 में वो रिटायर हो रहा है, ठीक है भैया, 2025 में कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा है, तो पिछले एक महीने में 2024 से 2025 के लिए ये देखा जाएगा उसका जो बेसिक पे है, सैलरी नहीं, सैलरी नहीं, किसका? बेसिक पे का, ठीक है, जो बेसिक पे उसका बनता होगा, उस बेसिक पे से उसको 50%, यानी कि उस बेसिक पे का 50% उसके समतुल्य उसकी पेंशन बांध दी जाएगी, ठीक है। जो उसका बेसिक पे आखिरी के एक साल में, जब वो रिटायर हो रहा है, उसके पिछले बीते हुए 12 महीने में जो उसका बेसिक पे बनना होगा, उसका 50% जो है उसकी पेंशन बन जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन रखी गई। कंडीशन क्या है? कि वो 25%, 25 वर्षों तक अपनी सेवा दे चुका हो, यानी कि वह जो व्यक्ति है वो 25 साल तक अपनी सेवा दे चुका हो। ये तो बात हो गई एक। दूसरी बात हो गई, भैया 25 साल नहीं देगा तो बोले देखो न्यूनतम उसको 10 साल तक तो सेवा देनी ही देनी होगी। 10 साल से कम अगर सेवा दे रहे हो तो यूपीएस भूल जाओ तुम, ठीक है, तो यूपीएस के दायरे में तुम नहीं आओगे। क्लियर? तो 10 साल तक तो न्यूनतम देनी देनी, नहीं तो 25 साल तक अगर देनी है तो फिर क्या है आपकी भैया, जो बेसिक पे रहेगा, पिछले 12 महीनों का एवरेज निकाला जाएगा बेसिक पे का। अब बेसिक पे का एवरेज निकाल के उसका 50% आपकी पेंशन बांध दी जाएगी, ठीक। अगर वन लाइनर में समझो, आसान भाषा में बिल्कुल, तो इस तरीके से पेंशन निर्धारित की जाएगी यूपीएस के तहत। अब इसमें एक दिक्कत यह है कि भैया 10 साल भी नहीं की होगी, तो 10 साल नहीं की होगी तो इसके तहत आप नहीं आओगे, ठीक है भाई। अब 10 वर्ष से, अब 10 वर्ष की सेवा के बाद देखो अगर होता है वह सेवानिवृत्त, तो उसकी मिनिमम मान लो 8,000 नहीं तो क्या 8,000 रहेगी? नहीं, उसमें भी एक न्यूनतम राशि निर्धारित की गई है कि 10,000 से नीचे तो भैया तुम्हारी पेंशन नहीं ही रहेगी किसी हालत में, ठीक है। तो मिनिमम जो राशि है वो 10,000 तो रहेगी रहेगी। साथ ही कैसे बांधी जाएगी? तो बेसिक पे निकाला जाएगा पिछले 12 महीने का, उसका औसत निकाल के, और फिर उसका 50% आपका पेंशन बांधी जाएगी। क्लियर? और यहां थोड़ा सा देखो, सरकार ने अपना जो अंशदान है बढ़ाया है। 18.5% का योगदान कौन कर रहा है? केंद्र सरकार करेगी। यूपीएस के तहत जो कर्मचारी का योगदान रहेगा, जो कर्मचारी का योगदान 10% का है, और 18.5% का योगदान किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। समझ में आ गया? एक स्कीम और दी हुई है यहाँ पर, एनपीएस वात्सल्य। वात्सल्य ऐसा समझ लो, वात्सल्य मतलब क्या होता है? बच्चा। अब बच्चा जब तक 18 साल का नहीं, उसको बच्चा ही मानती है सरकार, ठीक है। अब 18 साल का नहीं है तब तक उसका देखो आप अकाउंट खोलो, अकाउंट के साथ वहां पर मिनिमम आप 1,000 रुपए जमा करो। 1,000 रुपए जैसे जमा होगा, 18 वर्षों के बाद में क्या होगा, आपके बच्चे के नाम से अकाउंट खुल जाएगा, और सरकार भी यहाँ पर देखो पैसा देती रहेगी, और वही पैसा उठा करके सरकार उस आपके बच्चे को दे देगी जब वो बालिग हो जाएगा, ठीक। तो यही है आपकी एनपीएस वात्सल्य योजना, ठीक है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग की। ये क्या न्यूज है भाई? एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग क्या है? एनआईआरएफ का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही देखो यह रैंकिंग सुविधा की शुरुआत की गई। अब रैंकिंग व्यवस्था है क्या? इस रैंकिंग व्यवस्था में जो आपकी हायर एजुकेशन है, यानी कि जो आपकी उच्च संस्थाएं हैं, उच्च संस्थाओं के लिए यह रैंकिंग निकाली जाती है उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो इस संदर्भ में ये इस बार का नवा संस्करण है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चलो जान लो इतना, है ना, ये जानना कम से कम एक बार पढ़ना तो जरूरी होता है। ये देखो नवा संस्करण है, साथ ही 8 कैटेगरी बनाई जाती है। कितनी कैटेगरी भाई? इस वर्ष जो एनआईआरएफ की रैंकिंग आई है, ध्यान से सुनना, एनआईआरएफ की इस बार जो रैंकिंग आई है 8 कैटेगरी शामिल की गई है। यहां पर 3 नई कैटेगरी शामिल की गई है। पहले क्या था, 5 कैटेगरी में यह रैंकिंग की जाती थी। 3 जो नई रैंकिंग दी गई है कैटेगरीज में, वो 3 कैटेगरी कौन सी हैं? एक कैटेगरी है देखो ओपन यूनिवर्सिटी,
पहली है ओपन यूनिवर्सिटी, दूसरी है भैया जो स्टेट की यूनिवर्सिटी है, कौन सी स्टेट की यूनिवर्सिटी है, तीसरी है स्किल यूनिवर्सिटी। बहुत आसान है याद रखना, क्या है, एक है आपकी ओपन यूनिवर्सिटी, दूसरा राज्यों के जो विश्वविद्यालय है ना स्टेट्स की यूनिवर्सिटी, उनको भी शामिल किया गया है, तीसरा भैया स्किल के लिए बहुत काम किया जा रहा है आजकल, है ना, कौशल विकास के लिए, तो स्किल से जुड़ी यूनिवर्सिटी है उसको भी शामिल किया गया है। तो अब कितनी कैटेगरी हो गई है इसमें, 8 कैटेगरी हो गई है, पहले 5 थी, 3 कौन सी नई शामिल हुई है, ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और स्किल यूनिवर्सिटी, 3 देखो ये कैटेगरी शामिल की गई है। अब बात आते हैं एनआईआरएफ की रैंकिंग देख लेते हैं। रैंकिंग में जो 8 क्षेत्र हैं उसमें से एक है आपका ओवरऑल, यानी कि समग्र रूप से अगर ओवरऑल तरीके से देखा जाए किसने टॉप किया है तो आईआईटी मद्रास ने। देखो यार 6 सालों से लगातार यही टॉप कर रही है, अगर पिछले साल पढ़ा होगा उसके पिछले साल ये पढ़ी होगी तो एकदम ये तो याद ही हो गया होगा कि मद्रासी बाबू ही टॉप कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना, मद्रासी बाबू ही लगातार टॉप कर रहे हैं भैया, तो आईआईटी मद्रास है जिसने टॉप किया है। दूसरी बात है इंजीनियरिंग में लगातार 9 सालों से भैया आईआईटी मद्रास इंजीनियरिंग फील्ड में भी टॉप कर रही है, और विश्वविद्यालय में भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु टॉप कर रहा है। तो बोले ओवरऑल में तो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं, इंजीनियरिंग में भी देखो आईआईटी मद्रास बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि कई वर्षों से यही टॉप कर रहा है, और जो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी वाली श्रेणी में कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ही टॉप कर रहा है। क्लियर, तो ये 3 तो ऐसी हैं जहां पर लगातार इनका दबदबा बना हुआ है इन यूनिवर्सिटीज का या इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का, ठीक, समझ में आया। अब बात करते हैं भैया जो इंडिया रैंकिंग हुई ओवरऑल तरीके से, ये देख लिया हमने, टॉप तो मद्रासी बाबू कर रहे हैं, टॉप 5 दी हुई है। टॉप 5 में क्यों महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि टॉप 5 में एक कोई उत्तर प्रदेश का भी है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर जो है ये उत्तर प्रदेश का भी टॉप 5 में शामिल है। एनआईआरएफ की रैंकिंग में अगर पूछा जाएगा टॉप 5 में कौन सा इंस्टीट्यूट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा इंस्टीट्यूट शामिल है, तो देखो यूपी से करंट अगर जोड़ करके पूछेगा तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। टॉप 5 में अगर टॉप किया है आईआईटी मद्रास ने, लेकिन 5th रैंक पे आया है आपका आईआईटी कानपुर। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। तो ये देखो उत्तर प्रदेश के जो टॉप 3 हैं, अगर पूछ दिया उसने भैया टॉप 3 बता दो, तो उत्तर प्रदेश के जो टॉप 3 हैं, एक तो आईआईटी कानपुर है जो 5वीं रैंक है, फिर बीएचयू है, फिर अलीगढ़ है, एक हिंदू वाला एक मुस्लिम वाला, ऊपर आईआईटी कानपुर, तो पता ही है 5वीं रैंक है, ठीक, आसान है याद करना, है ना, बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा आसान बना लो। कैसे, एक आईआईटी देखो आईआईटी कानपुर तो पता ही है 5वीं रैंक है, फिर हिंदू वाला एक मुस्लिम वाला जो बीएचयू है आपका, और दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम वाला है, ठीक है, तो तीनों हमें ये भी क्लियर हो गए कि एनआईआरएफ रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कौन से संस्थान है जो ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 3 में शामिल हैं, ठीक है। रैंक क्या है इनकी, एक की रैंक है भैया 5वीं, बीएचयू की है 11वीं और एमयू की है आपकी 16वीं। फिर बात करते हैं भाई अलग अलग कैटेगरी, बोला ना पीछे 8 कैटेगरी में यहाँ पर रैंकिंग की जाती है। एनआईआरएफ की रैंकिंग जो है 8 कैटेगरी में, 3 नई कैटेगरी शामिल हुई हैं, ओपन, स्किल, स्टेट, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी। अब जो यूनिवर्सिटी वाली श्रेणी है ना, जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय श्रेणी है, तो उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, कॉलेज में हिंदू कॉलेज है, जो रिसर्च में है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, और इनोवेशन में देखो आपका आईआईटी बॉम्बे है, ओपन में आपका इग्नू आया है, इस बार नई शामिल है ओपन। स्किल में आपका कौन सा आया भैया, सिम्बायोसिस स्किल्स एंड ओपन यूनिवर्सिटी, हम पुणे की है, ये आपकी स्किल यूनिवर्सिटी में आई है। और वहीं स्टेट की जो यूनिवर्सिटी है इसमें अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई या तमिलनाडु की जो अन्ना यूनिवर्सिटी है ये स्किल में आई है। तो जो 3 आपकी नई कैटेगरी शामिल हुई ना, उसमें किसने टॉप किया है ये भी एक बार को याद कर लेना, ठीक है भाई, समझ में आ गया। आगे बढ़े अगली न्यूज पर, एनआईआरएफ रैंकिंग क्लियर हो गई होगी एकदम। एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप मद्रासी बाबू भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का देखो 5वीं रैंक आईआईटी कानपुर का आया है, इसके अलावा 8 कैटेगरी में हमने देख लिया टॉप किसने किया है, जो 3 नई कैटेगरी शामिल हुई है उसमें किसने किसने टॉप किया है ये समझ लेना, बस समझ में आ गया। अगली न्यूज है भाई उत्तराखंड, जो ग्रॉस इन्वायरमेंट आपका प्रोडक्ट है। अब ग्रॉस जीडीपी तो सबको पता होगा, है ना, है कि नहीं, जीडीपी तो सब जानते होंगे। अब जीईपी की यहां पर बात हो रही है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, यानी कि बात हो रही है कि इन्वायरमेंट क्षेत्र में, यानी कि इन्वायरमेंट सेक्टर में कितनी प्रोग्रेस हो रही है पिछले साल की तुलना में, जैसे फॉरेस्ट को लेकर के, वायु को, झीलों झरनों ग्लेशियर को लेकर के, या वहां की भूमि को लेकर के डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट का कितना डिग्रेडेशन हुआ है, इसको लेकर के एक जो इंडेक्स बनाया जाएगा, इसको लेकर के एक सूचकांक जारी किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या रिपोर्ट है पिछले साल की तुलना में इस वर्ष की, ठीक है। तो इस पर तैयार किया जाएगा ग्रॉस इनरोलमेंट इंडेक्स, ठीक, सॉरी, जो ग्रॉस इन्वायरमेंट इंडेक्स है, तो ग्रॉस इन्वायरमेंट इंडेक्स या ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट है, इस पर जो सूचकांक आ रहा है, ये प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम इसको लागू किया है, तो सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य है उत्तराखंड, ठीक है, क्लियर हो गया। तो उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना है जिसने ये देखो सर्वप्रथम जो है अपने यहाँ पर इसको लागू किया, क्योंकि उत्तराखंड की इकोनॉमी ही टिकी हुई है। अब जीडीपी में देखो केवल हम क्या करते हैं, केवल हम
मोनेटाइज यानी कि मोनेटाइजेशन देखते हैं कि जो आर्थिक उन्नति है, आर्थिक उन्नति और अवनति को जोड़ करके अगर कहीं पर देखा जाता है तो ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट के अंतर्गत देखा जाता है। समझ में आ गया। लेकिन जो इन्वायरमेंट है आपका ग्रॉस जीईपी है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट है, यहाँ केवल आर्थिक नहीं देखा जाएगा, यहाँ पर्यावरण की अवनति और उन्नति को देखा जाएगा। ऐसा समझो आसान भाषा में। तो पर्यावरण की अवनति और उन्नति का जहां पर देखो, जहां फिगर आउट किया जाएगा वहीं पर जीईपी आपका आकलित किया जाएगा। अब जीईपी आकलन जो है, जिस इंडेक्स जो इंडेक्स है ये बनाया गया है सर्वप्रथम किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। देखो सर्वप्रथम ये शुभारंभ करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आपका उत्तराखंड बना हुआ है। क्लियर हो गया। अब वहीं जब जीडीपी की बात की जाती है तो ग्रीन जीडीपी की बात की जाती है। ग्रीन जीडीपी क्या होता है? जीडीपी में देखा जाता है कि कितना है, उसके बाद ग्रीन जब निकाला जाता है तो उसमें जो इन्वायरमेंट की क्षति हुई है उस वैल्यू को जीडीपी से अगर माइनस कर दिया जाए, तो यानी कि उस वैल्यू को जब माइनस कर दिया जाएगा तो वो आपका ग्रीन जीडीपी आ जाएगा। यानी कि इन्वायरमेंट को जो क्षति हुई है उसकी आर्थिक वैल्यू निकाली जाएगी, आर्थिक मूल्य निकाला जाएगा, उस आर्थिक मूल्य को जीडीपी से माइनस किया जाएगा, तब ग्रीन जीडीपी। तो ग्रीन जीडीपी से भी अलग है ये, ग्रीन जीडीपी से भी अलग है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ आर्थिक केवल उसकी वैल्यू नहीं देखी जाती है। चार यहाँ पर कंपोनेंट बनाए जाते हैं। चार कंपोनेंट कौन से हैं? जल, वायु, वन और मृदा। इनके आधार पर ही एनालिसिस किया जाएगा, इस इंडेक्स को पूरा निकाला जाता है। यहाँ याद रखने वाला यह है कि किसने यहाँ जारी किया है? उत्तराखंड। चूंकि इसकी जो अर्थव्यवस्था ही है पूरी इन्वायरमेंट पर टिकी हुई है। जब ग्लेशियर ही खत्म हो जाएंगे, फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएंगे, तो उत्तराखंड कौन जाएगा भाई, है ना। अगली न्यूज कौन सी है? एसडीजी इंडेक्स पर है। अब देखो यार, एसडीजी पर लेकर के कोई भी अगर न्यूज आ जाती है, पहले ही समझाया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स पर या सतत विकास पर अगर कोई भी न्यूज आती है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऐसे ही सतत विकास पर देखो एसडीजी इंडेक्स आ गया। यहाँ पर एसडीजी इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। बहुत आसान न्यूज है तो, है ना। नीति आयोग के द्वारा ये सतत विकास जो लक्ष्य पर, और एसडीजी वाला वीडियो देख लेना जाकर के, एनवायरमेंट का लास्ट वीडियो है, वहां सतत विकास लक्ष्य पर पूरा बैकग्राउंड से लेकर के चर्चा की गई है कि 2015 से जो एसडीजी आपको दिखाई देते हैं, इसके पहले जो एमडीजी आया, ये सर्वप्रथम जो ब्रटलैंड आयोग के माध्यम से जो चर्चा हुई है, पूरी पृष्ठभूमि बताते हुए सतत विकास लक्ष्य जो आपके 17 के 17 सतत विकास लक्ष्यों को हमने वहां निमोनिक बना करके याद कर लिया था। यहाँ रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ आप लोगों को बताना भी है याद है कि नहीं याद है। नहीं याद है तो जाकर वहां देख लो, जाकर के वीडियो याद हो जाएगा। अब ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स जब आता है तो इसमें जारी कौन करता है? देखो लॉन्च किसके द्वारा किया जाएगा? स्वाभाविक सी बात है, जब नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है तो नीति आयोग के इस समय उपाध्यक्ष कौन है? तो बोले नीति आयोग के उपाध्यक्ष इस समय सुमन बेरी। तो सुमन बेरी के द्वारा ही इसको जारी किया जाएगा, है ना, इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है टुवर्ड्स विकसित भारत, यानी कि 2047 तक अगर हमें भारत को डेवलपिंग से डेवलप्ड बनाना है, विकसित बनाना है, अगर टुवर्ड्स विकसित भारत बनाना है तो सतत प्रगति और समावेशी विकास, ठीक है, सस्टेनेबल जो आपका देखो डेवलपमेंट के संदर्भ में क्या है? सस्टेनेबल प्रोग्रेस और इंक्लूसिव ग्रोथ। और यही हमारी थीम है, यही हमारा विषय है। विषय हमारा क्या है? विकसित भारत की ओर। ठीक है, टुवर्ड्स विकसित भारत याद कर लेना, ये थीम भी खूब पूछता है। और ये जितनी बातें यहां बताई जाए एक एक इंपॉर्टेंट है चीज, सतत विकास को लेकर के एकदम डिटेल से इसको पढ़ के जाना। इसको डिटेल से इसलिए पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब बात आ गई कि सतत विकास को लेकर के इस बार का जो देखो इंडेक्स आया, इस इंडेक्स की थीम समझ ली, जारी कौन करता है ये समझ लिया, जारी करने के साथ कैसे जारी किया जाता है, कैसे कैटेगरीज बनाई जाती हैं। यहां देखो जो रैंकिंग दी जाती है 0 से लेकर 100 तक की दी जाती है। अब 0 से 100 तक की रैंकिंग कैसे दी जाएगी? 4 कैटेगरी बनाई जाती है। पहला है एस्पिरेंट, यानी कि पहला एस्पिरेंट है, दूसरा फिर परफॉर्मर है। पहला अभी एस्पिरेंट है, एकदम आकांक्षी है, शुरुआती दौर का एकदम। फिर अगर बेहतर कार्य थोड़ा करेगा तो परफॉर्म करेगा, परफॉर्म अच्छा करेगा तो फ्रंट रनर के रूप में रहेगा, है ना। और फ्रंट रनर के रूप में अगर अच्छा काम करेगा तो वो अपने गोल्स को अचीव कर लेगा। ऐसे ही कैटेगरी बना दी गई है, पहली एस्पिरेंट, दूसरी परफॉर्मर, दूसरी फ्रंट, तीसरी फ्रंट रनर, चौथी अचीवर। देखो 49 तक का अगर स्कोर, 0 से 100 तक का स्कोर दिया जाता है, 49 तक स्कोर आता है अगर किसी स्टेट का, तो वो किस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा? बोलेंगे एस्पिरेंट में आता है ये। और अगर उसका स्कोर 50 से 64 तक है तो वो परफॉर्मर में है। और अगर स्कोर आपका 65 से 99 तक आता है तो परफॉर्मर है। और 100 अगर पहुंच गया भैया, 100 पहुंच गया मतलब कि उसने सतत विकास लक्ष्य को लेकर के जितनी भी मानक निर्धारित किए गए पैरामीटर सबको फुलफिल कर लिया है, तो बोले वाह, फिर हो जाएगा सबसे बढ़िया स्टेट एकदम 100 कैसा अचीवर, वो अचीवर में आ जाएगा। और सबसे बेहतर अगर कोई कार्य कर रहा है तो कौन है? केरला जैसे स्टेट ही होंगे, है ना। तो बोले केरला जैसे स्टेट भी अभी हम देखते हैं कहां पर एग्जिस्ट करते हैं। ये हम जब इंडेक्स पढ़ेंगे, उसका रिपोर्ट डेटा पढ़ेंगे, डेटा से हमें क्लियर हो जाएगा। पहले हमने समझ लिया कि वो किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है इस इंडेक्स को। अब बात करते हैं, अगर देखा जाए सुधार, सबसे ज्यादा सुधार करने वाला कौन सा राज्य है? तो हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है सबसे ज्यादा सुधार करने वाला। ये क्वेश्चन लिख के रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सुधार कर रहा है। उसके पीछे रीजन समझना है,
तो उत्तर प्रदेश की पॉलिसीज को समझना पड़ेगा, है ना, पेपर 5 और 6 को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ केवल इतना जान लो, नीति आयोग के द्वारा जो एसडीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स जारी किया गया, तो उसमें सर्वाधिक सुधार करने वाला राज्य कौन है भाई? उत्तर प्रदेश है। अब एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो 2024 है, इसकी रैंक देखते हैं। रैंक में टॉप किसने किया? सबसे पहले इंसान टॉप देखता है ना, किसने किया, पहली रैंक देखते होगे आप भी। तो ऐसे एसडीजी इंडिया इंडेक्स में टॉप किसने किया है? बोले टॉप कौन करेगा, है ना, कॉमन सेंस से अगर बताना हो टॉप आप केरल तक तो बता दोगे, लेकिन उत्तराखंड नहीं सोच पाओगे। तो यहाँ याद कर लेना, केरल के साथ में उत्तराखंड भी है। टॉप करने वाला कौन है? केरल और उत्तराखंड, इन दोनों ने टॉप किया हुआ है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। आगे अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए किसने टॉप किया है, तो चंडीगढ़ ने। चंडीगढ़ है जो यूटी के रूप में टॉप करने वाला है, और राज्य के रूप में टॉप किसने किया है? केरला ने किया। स्कोर क्या भी है? 79 है। यहां एक सेकंड देखो, स्कोर क्या है भाई? स्कोर जो है आपका 79 है। यहां एक चीज ध्यान देना, 79 के मामले में देखा जाए तो अभी फ्रंट रनर ही है। 65 से 99 तक स्कोर जो आएगा वो फ्रंट रनर के अंतर्गत ही आएगा। तो केरल का स्कोर 79 है, यानी कि फ्रंट रनर में ही रहेगा, उत्तराखंड भी फ्रंट रनर में रहेगा। और चंडीगढ़ का 77 स्कोर है। तो यूटी में अगर टॉप किया किसी ने, चंडीगढ़ ने किया है। फिर उसके बाद में लास्ट किसकी रैंक है? तो सबसे लास्ट है आपका बिहार। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में सबसे लास्ट पर कौन है? बिहार है। उत्तर प्रदेश कहां पर है? उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। ध्यान से सुनना, एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? 18th है। अब बोला जाए यूपी के साथ साथ और भी कोई है 18वें स्थान पर? बोलोगे हाँ, एमपी भी है, राजस्थान भी है, और छत्तीसगढ़ भी है। कौन कौन है? एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ठीक है भाई, कौन कौन? 4 स्टेट हैं, ध्यान से लिख लेना कहीं पर, एमपी, मध्य प्रदेश, एमपी, यूपी और राजस्थान, छत्तीसगढ़। ठीक है, दो तो ऊपर नीचे वाले हो गए और दो इधर उधर वाले हो गए। कौन कौन? राजस्थान और छत्तीसगढ़। राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, ये चारों आपके 18वें स्थान पर हैं, और इनका स्कोर क्या है भैया? 67 है। उत्तर प्रदेश के स्कोर में देखो सुधार हुआ है पिछली साल की तुलना में। और देखा जाएगा सर्वाधिक सुधार करने वाला कौन सा राज्य बना है, तो सर्वाधिक सुधार करने वाला यही उत्तर प्रदेश है। क्लियर? पिछली साल शायद रैंक इसकी 25वीं थी, और 25वीं रैंक से सीधा सुधार करते हुए कहां पर आ गया है? 18वीं रैंक पर आ गया है। इतना थोड़ा सा जानना जरूरी है यूपी के लिए, जब यूपी पीसीएस दे रहे हो। और चंडीगढ़ तो पता ही है यूटी के रूप में टॉप पे है। अगर जो कैटेगरी 4 बनाई गई ना, पहली एस्पिरेंट की थी, दूसरी परफॉर्मर, तीसरी फ्रंट रनर, चौथी अचीवर, तो एस्पिरेंट में कोई नहीं है, एस्पिरेंट में कोई भी नहीं है, यानी कि 49 से कम स्कोर तो किसी का है ही नहीं। इतनी घटिया स्थिति में भी कोई नहीं है भारत का राज्य। फिर बात करते हैं कि 50 से 64 तक में 4 हैं। कौन से? नागालैंड, मेघालय, झारखंड और बिहार। बिहार झारखंड तो है ही है ना। जो पीछे से टॉप, देखो जो पीछे से लास्ट होंगे ना, तो वही आपके कहां पर आ जाएंगे? वही आपके देखो परफॉर्मर में है। अभी ये फ्रंट रनर में भी नहीं पहुंचे हैं। कौन कौन? बिहार, झारखंड, मेघालय और नागालैंड। फिर बोले फ्रंट रनर में कौन कौन है? सारे ये जितने दिखाई दे रहे हैं बाकी बचे हुए सब फ्रंट रनर में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश भी आपका कहां पर है? फ्रंट रनर में। कितना स्कोर है? 67। और 65 से 99 वाले किसमें आते हैं? फ्रंट रनर में आते हैं। क्लियर हो गया? ये पूरा देखो जो इंडेक्स है, जो डेटा है, वो समझ में आ गया होगा आसानी से। ठीक है, तो अभी वीडियो को क्या करते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो हो चुका है। और ये वीडियो देखकर बताना, अब जो न्यूज ये आप पढ़ रहे थे, ये न्यूज जो यहाँ पर कोशिश की गई है कि थोड़ा इसको समझा दिया जाए कि क्या जरूरी है भाई, है ना, क्या एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी है, या कोई न्यूज अगर दी हुई है उस न्यूज को थोड़ा सा समझ ले। यहाँ पर मतलब बुक टू बुक अगर सीधे सीधे हम पढ़ेंगे, अब इसके बाद आप रिवाइज करोगे, हाईलाइटेड चीजें देखो आपको दे दी जाएंगी, हाईलाइटेड चीजें आप पढ़ोगे भी तो लेक्चर में बताई हुई चीजें भी याद आएंगी। दूसरी बात यह है कि उस पर समझ आपकी विकसित हो गई है, समझ जब आपकी डेवलप हो जाएगी तो आपके लिए वो डेटा भी याद करना, ग्रेस्प करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक, यही प्रयास किया जाता है कि पहले अच्छे से उसको थोड़ा सा पढ़ करके, अच्छे से एनालिसिस कर करके वो आपको डिलीवर किया जाए जो आपके लिए जरूरी है। कचड़ा बजाय कचड़ा आपको दिया ही ना जाए भाई, है ना। जब आप रिवीजन लगाओ दोबारा में, जब 2x की स्पीड पर लगाओ अगर वीडियो को, तो केवल जरूरी जरूरी चीजें आपके दिमाग में जाए, इधर उधर की चीजें जाए ही ना। ठीक है, तो बताना फिर भाई, कमेंट करना और फिर बताना, फिर कंटिन्यू रखेंगे इसको, है ना। आपका कमेंट आना जरूरी है, कमेंट के बाद ही यहाँ पर पता चलेगा कि ये जो कोशिश की गई है ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, चलो फिर आज का वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर। धन्यवाद।